हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मजे में अच्छे खासे हो? बहुत बढ़िया गाइस। एंड मैं बहुत ही बढ़िया हूं। एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 16 ऑफ सीए इंटरमीडिएट अकाउंटिंग। हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे थे बताओ दोस्तों? इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का हमारा टॉपिक हो रहा था। एंड होपफुली आपको ये वाला टॉपिक ना कॉन्सेप्चुअली समझ आया होगा। जो भी लोग हमारे वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले ना इस इन्वेस्टमेंट चैप्टर के 2 से 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उनको देख के आना, तभी आज का लेक्चर समझ आएगा। हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट था 80 प्लस का अकाउंट्स का। दिस इज मिनिमम बार। ये बहुत ही मिनिमम टारगेट है हमारा, मतलब कि इतना तो बेस लाइन है। 80 तो आने ही चाहिए। और मैक्सिमम टारगेट कितना है? 100 नंबर का, 100 मार्क्स का। सर क्या 100 नंबर आ सकते हैं? डेफिनेटली 100 मार्क्स आ सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा अच्छा लिख के आओगे, कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे ना, 100 नंबर तो बड़े आराम से आ जाएंगे आपके। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से। मेरे बच्चे हो ना, मुझे पता है कि नंबर लेके आओगे मुझे, ठीक है ना? चलिए तो लेते हैं भगवान जी का नाम। जय जगन्नाथ भगवान जी की। और चैप्टर आज की शुरुआत करते हैं लेक्चर की। फटाफट नोटबुक निकाल लो। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के रियल क्वेश्चन। हमने बहुत सारे एग्जांपल कर लिए, अब बारी है क्वेश्चंस करने की। तो हम चलते हैं स्टडी मटेरियल से। हम कौन से टाइप की के बारे में सोल्व करने जा रहे हैं? वेरिएबल नेचर वाला। वेरिएबल वाला हम सोल्व करने जा रहे हैं, नहीं सॉरी, फिक्स्ड वाला। मैं भी कंफ्यूज हो गया। वेरिएबल तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं कराया। वेरिएबल बीइंग जो उसका नेचर होता है, किसका नेचर होता है? डिविडेंड वाला। वो तो स्टार्ट ही नहीं कराया। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट के नेचर की। वो किस में होगा? अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, कोई आपके पास किसी कंपनी की डिवेंचर्स हैं, कोई आपके पास इंडियन गवर्नमेंट की कोई सिक्योरिटीज हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या होता है? हमेशा फिक्स होता है। तो अब हम जो क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं फिक्स्ड बेरिंग के क्वेश्चंस इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के अंदर। तो चलिए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन 1 आपकी बुक के अंदर है, वो सोल्व करने जाते हैं। अगर ये समझ आ गया तो जो पॉइंट है डिविडेंड वाला बहुत ही सिंपल है, वो तो आप आधे घंटे में समझ जाओगे सारा का सारा। चलिए इलस्ट्रेशन 1, बहुत बढ़िया। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम इलस्ट्रेशन 1 पे कंटिन्यू करने जा रहे हैं बच्चा पार्टी। ओके, यस और नो? यस सर। चलिए क्या बोलता है इलस्ट्रेशन 1 के अंदर? ध्यान से पढ़ना, हम हर एक चीज को ध्यान से पढ़ेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले ना, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या सोचना है? आपको सोचना क्या है? आपको एक ही चीज सोचनी है। अगर फिक्स्ड इनकम का केस है मेरे प्यारे बच्चों, अगर फिक्स्ड इनकम वाला केस है, उस केस में हम सबसे पहले ये क्या देखना है कि भैया इंटरेस्ट का कितना परसेंटेज है, इंटरेस्ट की कितनी परसेंटेज है। इसको नोट कर लो अपनी नोटबुक के अंदर, फेयर नोटबुक के अंदर। करो नोट। जानसार है जानसार। गाने अच्छे लगते हैं सुनने, तो कभी कभी आप भी गाने सुन लिया करो, ठीक है ना? टाइम क्या हुआ है? टाइम तो हो रखा है अभी। इंटरेस्ट परसेंटेज को नोट करना है, फेयर नोटबुक पे नोट करो। बहुत ही काम की पॉइंट लिखवा रहा हूं, इससे आपका क्वेश्चन विद इन सेकंड सोल्व हो जाएगा। और कॉन्सेप्चुअली तो हम स्ट्रांग हो ही चुके हैं। कोई भी डाउट है आपको, कैसा भी डाउट है, किसी भी टाइप का माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, लेक्चर समझ नहीं आ रहा, कुछ भी, एनी डाउट, कॉन्टेक्ट मी विदाउट एनी हेजिटेशन। यू कैन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, ठीक है ना? चलिए, इंटरेस्ट की परसेंटेज किसमें? फिक्स्ड वाले में कितना इंटरेस्ट है? सेकंड, अगर आपके पास ध्यान से सुनना, अगर आपके पास पहले से कोई सिक्योरिटीज आपके पास ऑलरेडी पड़ी है, आपके पास अगर कोई पहले से सिक्योरिटी ऑलरेडी पड़ी है, ठीक है सर, दैट्स नॉट एन इश्यूज। लेकिन अगर आपने इस साल सिक्योरिटी परचेस की है, नई सिक्योरिटी परचेस की है, तो वो कैसे परचेस की है? एक्स इंटरेस्ट परचेस किया है या वो कम इंटरेस्ट परचेस किया है? हमने जो भी सिक्योरिटी परचेस की हैं वो एक्स इंटरेस्ट परचेस की हैं या कम इंटरेस्ट परचेस की हैं? सर दोनों में क्या फर्क है? आपको अच्छे से पता है कि दोनों में क्या फर्क है। अगर एक्स इंटरेस्ट होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट की अमाउंट कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट की अकाउंट्स के अंदर इंक्लूड नहीं है, वो आपको सेपरेटली बुक करनी पड़ जाएगी, वो आपको सेपरेटली बुक करनी पड़ेगी और आपको सामने वाले को एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट करनी पड़ेगी। दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड।
एंड कम इंटरेस्ट में क्या था, क्या बताया गया था कि जो आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट क्या, जो सामने वाली पार्टी का जिसने आपको सेल की इन्वेस्टमेंट, उसका जो एक्रूड इंटरेस्ट था, क्योंकि वो उसके हिस्से का इंटरेस्ट है, क्योंकि आपको कंपनी कब इंटरेस्ट देगी, जब कंपनी का फिक्स टाइम होगा, और कंपनी हमेशा उसी को इंटरेस्ट देती है जो उसका होल्डर होता है। अब होल्डर तो आप बन गए इसके, लेकिन सामने वाले का इंटरेस्ट का हक तो है ना। तो वो कम इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जो भी कॉस्ट ऑफ परचेज होगा, प्राइस, जिस भी प्राइस में आपने इन्वेस्टमेंट वहां से परचेज किया ना, उसके अंदर ऑलरेडी इंटरेस्ट की अमाउंट इंक्लूड होगी, उसका मतलब होता है कम इंटरेस्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी एक्रूड इंटरेस्ट है सामने वाली पार्टी का, वो आपको अपनी बुक्स के अंदर बुक करना पड़ जाएगा। और जो भी इंटरेस्ट आपने बुक किया अपनी बुक्स के अंदर, ये कब बुक होगा, ऑन द डेट ऑफ परचेज। ऑन द डेट ऑफ परचेज ये इंटरेस्ट आपको बुक करना पड़ेगा, और वही इंटरेस्ट जो आपने इनकम कॉलम में शो किया है, वही इंटरेस्ट आपको इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट से माइनस करना पड़ेगा कैपिटल कॉलम के अंदर जाके। कौन सी साइड में, आपकी जो क्रेडिट साइड है वहां से माइनस हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली डेबिट साइड एंड जो आपका है क्रेडिट साइड, इसमें +100 है, इसमें -20 रुपए इंटरेस्ट है, तो सेट ऑफ हो गए ऑलरेडी 80 रुपीज की आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो आ जाएगी। सर ऐसा भी हो सकता है ना, हम क्या करते हैं, हम 100 में से ही 20 माइनस कर देते हैं, नॉट एडवाइजेबल। ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि हमारा खेल कौन सा चल रहा है, हमारा ये खेल चल रहा है लेजर अकाउंट्स का, हमारा ये खेल चल रहा है लेजर अकाउंट्स का, तो हम ऐसे एंट्रीज नहीं पास कर सकते। सेकंड केस ये था। थर्ड क्या चीज चेक करनी है आपको, थर्ड ये चीज चेक करनी है, डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट कि जो कंपनी है, जो भी कंपनी है, वो इंटरेस्ट कब कब पे कर रही है, जो भी कंपनी है वो इंटरेस्ट कब कब पे कर रही है, आपको ये भी चेक करना है। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा एक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो एक्चुअली में इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुई है वो भी आ जाएगी। ठीक है, ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, बाकी कोई चीज ध्यान नहीं रखनी इसके अंदर, क्योंकि उसके बाद तो क्या होगा, जो आपने सेल किया, परचेज किया, सब कुछ होता रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। चलो जोर से बोलो, जय माता दी, क्या बात है, मिलकर बोलो जय माता दी। इलस्ट्रेशन 1, इन 2011 मैसर्स WYE लिमिटेड issued 12% fully paid debentures। इंटरेस्ट रेट कितना है बच्चा, आपको पहले ये क्वेश्चन समझ के, ये आपको पहले क्वेश्चन को देखते ही ये अंडरस्टैंड करना है कि ये कौन सा नेचर है, ये इक्विटी शेयर है या कोई और चीज है। अगर ये इक्विटी शेयर हो जाएगी तो मतलब इट इज अ वेरिएबल टाइप ऑफ नेचर ऑफ द इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर ये इक्विटी शेयर नहीं है, या अगर ये बॉन्ड्स हैं या डिबेंचर्स हैं या कुछ और है, मतलब कि ये फिक्स टाइप का है, और इसकी इंटरेस्ट इनकम जो आपकी बुक्स में आएगी वो कितने रेट से आएगी वो आपको पता है, 12% यहाँ पे रेट दिया हुआ है। दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज, दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज, कितना 12%। और इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द नॉमिनल वैल्यू, ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द पार वैल्यू, ये सारे के सारे सेम है। आपने कितनी अमाउंट दे के उसको परचेज किया इससे फर्क नहीं पड़ता, आपने कितनी अमाउंट दे किस चीज को परचेज किया इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि उसकी फेस वैल्यू, उसकी नॉमिनल वैल्यू है, उसकी पार वैल्यू क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली हमेशा इंटरेस्ट उसी पे होता है। समझ गए ना, कितने 12% फुल्ली पेड डिवेंचर ऑफ 100 ईच, मतलब कि ये इसकी कौन सी वैल्यू है, दिस इज इट्स फेस वैल्यू, दिस इज इट्स फेस वैल्यू। ठीक है, 100 ईच, ग्रेट। इंटरेस्ट बीइंग पेबल, इंटरेस्ट कब पे हो रहा है, ये कंपनी की पॉलिसी क्या है, किस कंपनी की, मैसर्स WYE लिमिटेड। इस कंपनी ने क्या इशू कर दिए, डिबेंचर इशू कर दिए 100 रुपीज ईच के, मतलब फेस वैल्यू 100 रुपए की, जिसपे 12% का इंटरेस्ट मिलेगा आपको। इंटरेस्ट बीइंग पेबल हाफ ईयरली, कब कब इंटरेस्ट पे होता है, एक तो 30 सितंबर को इंटरेस्ट पे होता है, एंड एक 31 मार्च को हर साल इंटरेस्ट पे किया जाता है। ध्यान रखना, दिस इज 6 मंथली, दिस इज हाफ ईयरली इंटरेस्ट। जब 30 सितंबर की डेट आएगी तो जो भी उसका होल्डर होगा उसे पूरा का पूरा 6 मंथ का इंटरेस्ट मिल जाएगा। जब 31 मार्च की डेट आएगी तो जो भी उस इन्वेस्टमेंट का होल्डर होगा उसे 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का पूरा इंटरेस्ट 31 मार्च को रिसीव हो जाएगा। हम इसी चीज को बोलते हैं फिक्स्ड क्या, फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम।
एंड 31 मार्च ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर ऑन 1 दिसंबर। किस डेट की बात कर रहा है, डेट देखना, ध्यान रखना, किस डेट की बात कर रहा है, ऑन 1 दिसंबर 2012, 1 दिसंबर। मैसर्स बुल एंड बियर किसने परचेज किए, बुल एंड बियर परचेज, क्या परचेज किए, 10,000 ऑफ दीज डिवेंचर एट 101x इंटरेस्ट प्राइस। जो मैसर्स बुल एंड बियर बंदे हैं उन्होंने परचेज कर लिए 10,000 डिवेंचर, कितने रेट पे, 101। अब ये चीज ध्यान रखनी है, मतलब कि अब आपने परचेज किया है डिवेंचर, आपने परचेज किया है डिवेंचर, तो जब परचेज किया तो क्या चेक करोगे, ये एक्स इंटरेस्ट परचेज किया है या कम इंटरेस्ट परचेज किया है। आपका सबसे पहले फर्ज ये चेक करना है, इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, 10,000 ऑफ दिस डिवेंचर एट 101, परचेज प्राइस क्या है, 101 रुपया, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, दिस इज एक्स इंटरेस्ट प्राइस, मतलब 101 रुपए के अंदर अगर आप परचेज करके लेके आए हो ना, तो इसके अंदर इंटरेस्ट की अमाउंट इंक्लूड नहीं है, वो हमको सेपरेटली बुक करना पड़ेगा अपनी बुक्स के अंदर। एंड उसने किया क्या, 101 रुपए के साथ साथ ये तो उसका परचेज प्राइस था, एंड उसने आल्सो पेइंग ब्रोकरेज एट द रेट 1% ऑफ एक्स इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ द परचेज। कहता जितने भी अमाउंट के आप परचेज करके लेके आए हो डिबेंचर, उसके साथ साथ आपने 1% का खर्चा और कर दिया, किसका, ब्रोकरेज का। एंड हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड ऑल द एक्विजिशन चार्जेस डायरेक्टली लिंक्ड टू दैट परचेज, फॉर एग्जांपल स्टैंप ड्यूटी, ब्रोकरेज, अदर फीस एक्सेट्रा। तो ये वाली जो 1% ऑफ द अमाउंट है ना, ये भी आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। क्या बनाना है आपको, प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मैसर्स बुल एंड बियर, हमको इनकी बुक्स के अंदर अकाउंट बनाना है भैया। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सा अकाउंट बनाना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। ये भी चीज आपको क्वेश्चन में ध्यान रखनी पड़ेगी भी, डेट कौन सी है, कब से कब तक का बनाना है, ये चीज भी ध्यान रखनी पड़ेगी। कभी ऐसा ना हो कि आप पूछा कुछ हो रहा है और आप लिख कुछ हो रहे हो, फिर तो वही बात होगी ना। ये ऐसे क्या बोलते हैं, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। वादा क्या किया आपने, कि आपने वादा ऐसे ऐसे ये किया कि आप इसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओगे, कब से कब तक का, फॉर द पीरियड 1 दिसंबर टू 1 मार्च तक का आपको ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट तैयार करना है। चलिए तैयार करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन। क्या था, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। किसकी बुक्स में है, ये भी आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, इन द बुक्स ऑफ मैसर्स बुल एंड, क्या था, बुल एंड बियर। ठीक है, आपको पता है डेबिट क्रेडिट, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है। पार्टिकुलर्स और क्या था, बताओ फटाफट बताओ बच्चा, खुद बनाओ अकाउंट्स, वीडियो को पॉज करो, खुद बनाओ। पर्टिकुलर्स और क्या आना था यहाँ पे, ये आनी थी भाई साहब नंबर ऑफ डिबेंचर। ठीक है, और यहां पे नोट कर लेना, साइड में ना छोटा सा लिख लेना अपनी रेफरेंस के लिए, क्या नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी, ₹100। ये क्वेश्चन पेपर में, ये एग्जामिनेशन में नहीं लिख के आनी है आपको, या आपको साइड में छोटा सा अपनी जगह पे नोट कर लेना है अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर, ताकि आपको ध्यान रहे कि इसकी नॉमिनल वैल्यू ₹100 है। क्यों सर, हमें क्यों देखनी है, अरे भाई इंटरेस्ट के लिए हमको ये चीज चेक करनी पड़ेगी बच्चा ना। ठीक है सर, नंबर ऑफ डिवेंचर, उसके बाद क्या था, इंटरेस्ट इनकम, क्या था, कैरिंग अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ डिवेंचर्स, इंटरेस्ट इनकम, कैरिंग अमाउंट।
ठीक है सर। परचेज कब किया आपने? उसके पहले आपके पास क्या कोई थी सिक्योरिटी? उसके पहले कोई थी सिक्योरिटी? नहीं थी ना सिक्योरिटी। कब परचेज किया आपने? आपने परचेज किया सर 1 दिसंबर को। लिख लो यहां पे 1 दिसंबर, ऐसे करके क्या परचेज किया आपने? बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट की होगी आपने बेटा ना 101 रुपया। कितने परचेज किए डिवेंचर? कितने हैं? 10,000। 10,000। आप ध्यान से सुनना, अब हम करने जा रहे हैं इसके वर्किंग नोट्स। अब हम करने जा रहे हैं इसके वर्किंग नोट्स। यहां लिखो वर्किंग नोट्स। क्या वर्किंग नोट? सबसे पहला वर्किंग नोट आएगा कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको वर्किंग नोट लेके आने पड़ेंगे। किसको? एग्जामिनर को, नहीं तो मार्क्स नहीं देगा आपको। कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितनी कॉस्ट आएगी दोस्तों? आपने कितने परचेज किए? 10,000। कितने परचेज किए? 10,000 डिवेंचर्स। कितना है प्राइस? 101 रुपया। क्या अमाउंट आई? कैलकुलेटर पकड़ो फटाफट। 10,000 इंटू 1। सर इसमें तो बहुत आसान है। तो हाँ, मैं तो कह रहा हूं बहुत आसान है। 101000 प्लस ऐड करो। क्या ऐड करोगे? क्या ऐड करोगे? ब्रोकरेज चार्जेस। कितने बोला था उसने? वो कितने बोल रहा है? 1% ऑफ एक्स इंटरेस्ट अमाउंट, मतलब कि जो आपकी ये अमाउंट आई है, जो आपकी ये अमाउंट आई है, इसका 1% क्या होगा? ब्रोकरेज चार्जेस। एंड ये चार्जेस आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का पार्ट ही होंगे। तो देखो ना कितना सिंपल है ये। कितने चार्ज हो जाएंगे ये ब्रोकरेज चार्जेस? यहां लिखो साइड में 101,000 का 1% इंटू 1%, कितना? रुपीज 1000। इसको दोनों को ऐड कर दो, ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ परचेज। कितनी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ परचेज इसकी? रुपीज 10,201,00। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। और यहां पे आ जाएगी वो कितनी? 10,201,00। इज आई एम राइट और नॉट? ये आपकी बुक्स के अंदर 1 दिसंबर को एंट्री पास हो गई कि आपकी। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज योर असेट। अगर असेट है तो डेबिट साइड में आएगी। वो ये आ गई 10,201,00। ये किसकी वैल्यू है? 10,000 की आपकी जो डिवेंचर्स हैं। अब एक बात सुनना, आपने कब इन्वेस्टमेंट परचेज की? 1 दिसंबर 2002 को। कहां से की होगी हमें नहीं फर्क पड़ता, उसने कहां से परचेज की है। ठीक है। अब कंपनी इंटरेस्ट कब पे करती है? 30 सितंबर को। ध्यान रखना फटाफट बच्चा। अब कंपनी इंटरेस्ट कब पे कर रही है इसमें? अब सर कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है 30 सितंबर। मतलब कि आपने जिस बंदे से इन्वेस्टमेंट परचेज किया है उसके पास 30 सितंबर तक का इंटरेस्ट रिसीव हो चुका है। लेकिन उसके बाद कंपनी कब इंटरेस्ट पे कर रही है? उसके बाद सर कंपनी इंटरेस्ट कब पे कर रही है? 31 मार्च को हर साल। उसके बाद कंपनी इंटरेस्ट कब पे कर रही है? 31 मार्च को हर साल इंटरेस्ट पे कर रही है। तो आपने कब परचेज किया? 1 दिसंबर को। याद करो, जो इंटरेस्ट एक्रूड होगा मतलब आपको उसको पे करना पड़ेगा। वो कितने मंथ का पे करना पड़ेगा? सर एक तो अक्टूबर मंथ का, एक नवंबर मंथ का, और जो 1 दिसंबर तो आप उसके मालिक हो ही गए। 1 दिसंबर से तो आप उसके मालिक हो ही गए ना। तो इसका क्या होगा बेटा? इसका आपको इंटरेस्ट इनकम निकालने के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। किसकी? एक्रूड इंटरेस्ट की। एक्रूड इंटरेस्ट की। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड। पीरियड कौन से पीरियड का? सर ये हो जाएगा 1 अक्टूबर से लेके 30 नवंबर तक का। ठीक है। कितने शेयर परचेज किया आपने? 10,000। क्या? डिवेंचर। कितनी वैल्यू कितनी है इनकी? नॉमिनल 100। तो ये टोटल कॉस्ट आ गई। इनटू कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 12%। इनटू कितने मंथ का बुक कर रहे हो? अक्टूबर नवंबर, सिर्फ 2 मंथ का। 2 डिवाइड बाय 12। ठीक है। बताओ कितनी अमाउंट आएगी इंटरेस्ट एक्रूड की? करो कैलकुलेटर। 10,000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 2 डिवाइड बाय 12, दैट इज इक्वल टू 20,000।
ये आपको उसको सेपरेटली पे करने पड़ेंगे, या आपको उस सामने वाले बंदे को सेपरेटली पे करने पड़ेंगे, क्योंकि इस पे आपका हक नहीं है। वो अपनी बुक्स के अंदर इसको ऑलरेडी एक्रू करके बैठ चुका है। वो अपनी बुक्स के अंदर 20,000 रुपीज का इंटरेस्ट एक्रूड करके पहले ही बैठ चुका है, तो आपको वहां से वो ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको 20,000 रुपीज और पे कर दिए। यहां पे आ जाएगी इंटरेस्ट इनकम 20,000 रुपीज। दिस इज रुपीज 20,000, दिस इज रुपीज। समझ गए? ये स्टार्टिंग की एंट्री पास हो गई। अब इंटरेस्ट कब मिल रहा है उसको? 31 मार्च को, उसके पहले उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। क्या बोलता? ठीक है, ऑन 1 मार्च 2013, 1 मार्च की बात कर रहे हैं। 1 मार्च को किया क्या? पता नहीं क्या किया आपने। द फर्म सोल्ड, जो आपकी कंपनी है बुल एंड बियर, द फर्म सोल्ड ऑल ऑफ द दीज डिबेंचर, जो आपके पास 10,000 थे डिबेंचर, आपने सारे के सारे बेच दिए। कितने बेचे? एट 103x इंटरेस्ट प्राइस। कितने बेचे? 103 रुपए में, अगेन पेइंग ब्रोकरेज एट द रेट 1% ऑफ एक्स इंटरेस्ट अमाउंट। फिर से आपने क्या पे कर दिया? ब्रोकरेज पे कर दिया। कितने परसेंट का? 1% का। अब भाई एक बात बताओ, आपने किया क्या? यहां पे आ जाओ पर्टिकुलर्स के अंदर। 1 मार्च 2003, यहां पे 2 आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आएगा? बैंक अकाउंट। क्यों सर? पैसा आया होगा ना आपके पास। सर पैसा आया होगा ना, क्यों? आपने बेच दिया इन्वेस्टमेंट। सर बताओ कितने शेयर बेचे आपने? कितने शेयर बेचे? कितने बेचे डिवेंचर? सर मैंने तो 10,000 के 10,000 ही बेच दिए। सर क्यों? लिखा हुआ है सर ऑल ऑफ दीज डिवेंचर आपने बेच दिए। कितने अमाउंट के? 103। अब यहां पे फिर से हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन, दिस इज वर्किंग नोट आपको तैयार करने पड़ेंगे। कैलकुलेशन ऑफ डिस्पोजल प्राइस ऑफ डिवेंचर सोल्ड। बताओ भाई कितने शेयर थे? कितने शेयर नहीं यार, कितने थे डिवेंचर? 10,000 डिवेंचर। आपने कितने अमाउंट में सेल कर दिए? 103x इंटरेस्ट प्राइस। सर ये क्या क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? हम अगर किसी चीज को सेल कर रहे हैं तो वहां ही लिखने की क्या जरूरत है? लिखने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। जैसे अब एक बात बताओ, आपने 1 दिसंबर को जहां से परचेज करके लेके आए थे, क्या लेके आए थे? आप जहां से परचेज करके लेके आए थे डिवेंचर, ऑब्वियस सी बात है वो किसी ना किसी पार्टी ने तो सेल कंफर्म किया होगा। और आपने किया क्या? 20,000 रुपीज का 1 तारीख को इंटरेस्ट क्या किया? एक्रू किया ना। उसकी एंट्री क्या थी? एंट्री बताओ। बैंक से क्या गया? पैसा गया आपके। और वो पैसा गया कहां? उस सामने वाली पार्टी को गया जो आपको सेल कर रही है डिवेंचर। अब ऑब्वियस सी बात है, अब आप सेल कर रहे हो किसी दूसरी पार्टी को। अब आप सेल कर रहे हो किसी दूसरी पार्टी को, तो क्या आप अपने हक का इंटरेस्ट छोड़ सकते हो क्या? नहीं सर, हम अपने हक का इंटरेस्ट नहीं छोड़ सकते। हम सामने वाले से इंटरेस्ट का पैसा जरूर लेकर रहेंगे, क्योंकि इसमें मेरा हक है। एंड हमने क्या पढ़ा था उसके अंदर? और हमने क्या पढ़ा था कि हम जब कोई भी इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं, एज पर AS 13 का प्रोविजन याद करो। एज पर AS 13 का जो प्रोविजन है उसको याद करो कि हम जब कोई भी इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं, उसको डिस्पोज करते हैं, सबसे पहले उसकी क्या निकालते हैं कि हमने कितनी अमाउंट पे उसको सेल किया, और उसके अंदर जो भी डायरेक्टली खर्चे होते हैं स्टैंप ड्यूटी के, ब्रोकरेज के, हम क्या करते हैं उसमें से माइनस कर देते हैं। अब सबसे पहले एक बात बताओ, कितना वैल्यू है? 103 रुपया एक्स इंटरेस्ट। बताओ कितनी अमाउंट आएगी? 10,000 इंटू 103, दिस इज रुपीज 103,000। अब इसमें से आप क्या करो? लेस कर दो। क्या? ब्रोकरेज। क्यों? क्योंकि भैया आप सेल कर रहे हो, आप इस चीज को सेल कर रहे हो। जो भी सेल के ऊपर इंक्रीमेंटल खर्चा आएगा आपको माइनस करके ही शो करना पड़ेगा। ब्रोकरेज कितने परसेंट है इसकी? 1%। 1% ऑफ रुपीज 103,000 कितनी आएगी? माइनस करो। ये साइन किसका है? माइनस का। ये वाला सिंबल किसका होता है? माइनस का। बताओ कितनी आएगी? सेल वैल्यू कितनी है आपकी? दिस इज रुपीज 10197
10197000। अब इसका एक और नोट बनेगा, क्या बनेगा भैया, ये आएगी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम। ऑन डिवेंचर सोल्ड, आपने जो 10,000 सेल किया डिवेंचर, क्या उस पे आपका इंटरेस्ट एक्रू नहीं होगा? नहीं सर, आपको तो इंटरेस्ट मिल जाएगा। किससे मिलेगा? सामने वाली पार्टी आपको देके जाएगी। आपने किस पे सोल्ड किया? एक्स इंटरेस्ट पे सोल्ड किया, मतलब इंटरेस्ट की अमाउंट इंक्लूड नहीं है। वही सेम चीज लगाओ, मतलब सामने वाली कंपनी आपको इंटरेस्ट का पैसा पे करेगी अलग से। कितना पे करेगी बेटा, की बात बताओ। कब सेल किया? 1 मार्च को। और इसको कब परचेज किया था? 1 दिसंबर को। क्या इसके बीच में कुछ इंटरेस्ट मिला? नहीं सर, मिलना कब था? 31 मार्च को मिलना था। तो आपके हक का इंटरेस्ट हुआ कितना? आपके हक का इंटरेस्ट हुआ कितने मंथ का? कितने मंथ का बताओ ना सर। गलत कर रहे हो, ये चीज नहीं सोचनी बच्चा, ये चीज नहीं सोचनी मेरे हक का। अब भाई एक बात बताओ, आपने इसको इन्वेस्टमेंट को परचेज कब किया था? 1 दिसंबर को। फर्क नहीं पड़ता। अब एक बात बताओ, लास्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कब थी इसकी? लास्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कब थी इसकी? फटाफट बताओ। व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट? दैट इज 30th सितंबर। 30th सितंबर। उसके बाद होल्डर आप बन चुके हो, उसके बाद होल्डर आप बन चुके हो। कब से कब तक का होल्डर बन चुके हो आप बन चुके हो भैया 1 अक्टूबर से लेके कब से कब तक? 1 मार्च तक। क्यों सर? मैं 2 मंथ का तो सामने वाली पार्टी को पे करके इंटरेस्ट आ चुका हूं। अब वो हक मेरा मत छीनो, वो 2 मंथ का इंटरेस्ट तो मैं भी रिसीव होगा ना मेरा, क्योंकि मैं उसको पे करके आ चुका हूं। और ये 3 मंथ का, दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 3 मंथ का इंटरेस्ट मेरे हक का है। तो टोटल इंटरेस्ट इनकम की सामने वाली पार्टी मुझे कितने मंथ का इंटरेस्ट देगी? सामने वाली पार्टी मुझे कितने मंथ का, एक बात बताओ, सामने वाली पार्टी मुझे कितने मंथ का इंटरेस्ट देगी? 5 मंथ का। क्यों 5 मंथ का क्यों इंटरेस्ट देगी? जिस बंदे ने ये जो आपके डिवेंचर है वो परचेज किए होंगे, वो मुझे 5 मंथ का इंटरेस्ट पे करेगी। क्यों? आपको बताया गया था कि लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कब की थी? 30th सितंबर की। 30th सितंबर की। और अब मैं कब सेल कर रहा हूं इसको? 1 मार्च को। बीच में कोई इंटरेस्ट मिला? नहीं मिला सर। तो इसलिए सामने वाली पार्टी मुझे 5 मंथ का इंटरेस्ट पे करेगी। क्यों? क्योंकि 31 मार्च को उसको पूरे के पूरे 6 मंथ का इंटरेस्ट मिल जाएगा। 5 मंथ का उसका एक्लूड इंटरेस्ट हो जाएगा और 1 मंथ का उसकी एक्चुअली में इंटरेस्ट इनकम हो जाएगी। लेकिन उसको एक बार ही तो सारा का सारा इंटरेस्ट ही मिलेगा 6 मंथ का, और वो बात की बात है, वो सेट ऑफ होके ऑटोमेटिकली उसका 1 मंथ का इंटरेस्ट ही बन जाएगा। तो यहां पे उसको कब से कब तक का इंटरेस्ट मिलेगा? 1 अक्टूबर से 1 मार्च तक का 5 मंथ का। कितनी अमाउंट पे? 10,000 इंटू नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज, बिकॉज इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द नॉमिनल वैल्यू। कितने परसेंट का इंटरेस्ट है? 12%। इंटू कितने मंथ का? 5 मंथ डिवाइड बाय 12। कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी बताओ? इसकी वैल्यू आ जाएगी सर ₹50,000 रुपीज। दिस इज योर इंटरेस्ट इनकम, दिस इज योर इंटरेस्ट इनकम। क्योंकि 20,000 का तो इंटरेस्ट एक्चुअली ऑलरेडी हो चुका है आपका, और 50 की एक्चुअली में इंटरेस्ट की इनकम रिसीव हुई है। तो वाकई में आपका हक है कितने का? वाकई में आपका हक है 30,000 रुपीज का। तो यहाँ पे लिखिए, क्या हमने जो बनाया था यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम आएगी 50,000 जो आप अभी कैलकुलेट करके आए हो। और जो कैरिंग अमाउंट के कॉलम में, दिस इज AS13 कॉलम, जो ये कैरिंग अमाउंट के कॉलम में क्या जाएगा? जो आपने इन्वेस्टमेंट सेल किया, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट सेल किया उसकी वैल्यू आ जाएगी। कितने अमाउंट की सेल की इन्वेस्टमेंट आपने? हम 10 की ये अमाउंट की 10,197,000 लिखो यहाँ पे 10,197,000। अब एक बात सुनना मेरी। वो क्या बात बोलता है? वो क्या बात बोलता था? कौन? AS13 कहता कि अगर आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज कर रहे हो, मतलब आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हो, मतलब आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हो, आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हो, तो चेक करना जो इन्वेस्टमेंट की डिस्पोजल अमाउंट है, जो इन्वेस्टमेंट की डिस्पोजल अमाउंट है, खर्चा खुर्चा काट के इंटरेस्ट के पैसे काट के अगर वो
कम इंटरेस्ट है। वो हमारी यहाँ पे कॉस्ट कितनी है, हमारे यहाँ पे सेलेबल वैल्यू कितनी आ रही है खर्चा खुर्चा काट के 1019700, उससे आपको कंपेयर करनी है क्या, जितनी उस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है, जितनी उस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है, और उन दोनों का जो आएगा डिफरेंस किसका, कॉस्ट एंड द सेलेबल अमाउंट, वो कहां पे जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाएगी। दिस इज, आई एम नॉट टॉकिंग, ये मैं नहीं बोल रहा, ये AS13 का जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के है उसका जो प्रोविजन है वो बोल रहा था हमको। समझ गए। इसकी इस क्वेश्चन की अमाउंट कितनी है सेलेबल 101970। सर इसकी कॉस्ट कितनी होगी भैया, कॉस्ट तो पूरी की पूरी यही कॉस्ट है, कॉस्ट तो पूरी की पूरी यही है 1020100, ये कॉस्ट है और ये कैरिंग अमाउंट है। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आएगा ना वो हमेशा ही इस कैपिटल कॉलम में आएगा। ध्यान रखो मेरी एक बात को, अगर कोई भी इंटरेस्ट इनकम है, कोई भी आपकी डिविडेंड इनकम है, उसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का वो तो इस कॉलम में आएगा। दिस इज AS9 कॉलम, लिख लो इसको, वो तो AS9 कॉलम में आएगा। लेकिन एक चीज को ध्यान रखना, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट को सेल किया है, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट को सेल किया है तो उस हर एक सेल ट्रांजैक्शन के ऊपर या तो प्रॉफिट या लॉस का इंपैक्ट आपको देना कंपलसरी है, या तो प्रॉफिट या लॉस का इंपैक्ट देना कंपलसरी है इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लेजर के अंदर। और वो कहां पे जाएगा, वो AS13 के कॉलम में जाएगा, वो इस AS13 के कैरिंग अमाउंट के कॉलम में जाएगा, वो कभी भी इंटरेस्ट अमाउंट के कॉलम में नहीं जाएगा। क्यों सर, क्योंकि आपको अपने इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट को मैच करना जरूरी है बेटा, क्योंकि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट को या कॉस्ट को मैच करना जरूरी है, नहीं तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी आप लोगों के लिए। क्यों, क्योंकि सर दिस इज कैरिंग amount, this is not exactly the carrying amount, this is, अगर मैं टेक्निकल वर्डिंग की बात करूं तो ये क्या चीज है, दिस इज सेल वैल्यू, दिस इज सेल वैल्यू। एंड अगर हम कोई भी लेजर अकाउंट बनाते हैं ना तो उसमें से हम कभी भी सेल वैल्यू को माइनस नहीं करते, हमेशा उसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सेल वैल्यू अगर माइनस हो जा रही है, अगर यहाँ पे सेल वैल्यू माइनस हो जा रही है और यहाँ पे दिस इज एक्चुअली द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा ना, जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी जो कैरिंग अमाउंट की एग्जैक्ट कॉस्ट है वो मैच हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपकी जो कैरिंग अमाउंट की एग्जैक्ट कॉस्ट है वो मैच हो जाएगी। आपको कोई टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। अब डाल दो, अब क्या करोगे आप, यहां पे डाल दो अब बैलेंस बीडी। कैसे, ये कितनी है 50,000, ये कितनी है 20,000, दिस इज बैलेंसिंग फिगर, मतलब कि ₹30,000 की ये क्या, ये कहां जाएगी, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट, ये आपकी 30,000 की एग्जैक्टली एक्चुअल इनकम है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। कितनी 50,000 अकाउंट्स क्लोज, एंड इसकी वैल्यू कितनी थी 1019700। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, बताओ प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, दिस इज सेल वैल्यू, लेस करो, दिस इज वर्किंग नंबर नोट 50, दिस इज सेल वैल्यू एंड लेस करो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर कॉस्ट क्या होती है, कैरिंग अमाउंट ऑफ द क्या एवरेज, लेकिन यहां तो सारी की सारी बेच दी, तो क्या करोगे एवरेज निकाल के बताओ कॉस्ट कितनी थी इसकी कॉस्ट है 1020100, कॉस्ट कितनी है 1020100। अब एक बात बताओ भाई, ये कॉस्ट है, मतलब इतनी कॉस्ट है, इतनी सेल वैल्यू है, तो क्या आएगा, दिस इज लॉस। सेल वैल्यू में से कॉस्ट माइनस करो, 1019700 माइनस 1020100, दिस इज 400 रुपया, दिस इज 400 रुपए का लॉस। अगर आपने इन्वेस्टमेंट सेल करी, आपको उस पर 400 रुपए का लॉस आ गया बेटा, लॉस कहां पे जाएगा बेटा, लॉस आ गया 400 रुपए का, तो लॉस की एंट्री कहां करोगे, P&L अकाउंट। आप 400 रुपए का लॉस निकाल के आए हो, या आपने कैलकुलेट किया, दिस इज नॉट अ बैलेंसिंग फिगर, या आपने कैलकुलेट किया है 400 रुपए का लॉस, जो कि यहाँ पे कैरिंग अमाउंट के कॉलम में आएगा, कभी भी इंटरेस्ट के कॉलम में नहीं आएगा। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट सेल किया है, उसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो हमेशा कैरिंग अमाउंट में आएगा। अगर
कैरिंग अमाउंट में आएगा। अगर लॉस हुआ तो यहां पे आ जाएगा, इस कौन साइड में, यहां पे। अगर प्रॉफिट होता तो यहां पे आ जाता, अगर प्रॉफिट होता तो यहां पे आ जाता, और यहां पे हम लिख देते तो प्रॉफिट एंड लॉस, और यहां पे टोटल करो इसका 10, टोटल करो इसका, टोटल करो क्या 10200100, यहां टोटल करो 10200100, अकाउंट्स मैच, क्वेश्चन खत्म। जानबूझ के मैंने टाइम इन्वेस्ट किया इस क्वेश्चन के ऊपर आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ जाए ये वाला क्वेश्चन। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका फटाफट, आइए आयो। देखो भैया, देखो इसने ऐसे किया हुआ है, इसने लिखा है नॉमिनल वैल्यू, हम नॉमिनल वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आपके डिबेंचर या नंबर ऑफ शेयर जो भी आपको मिले हैं। ये क्या है, आपकी स्क्रिप्ट है। अब देख लो, जो एक सेकंड के लिए सॉल्यूशन को नजर मार लीजिए, क्या हम दोनों का सॉल्यूशन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। सर डेफिनेटली आप दोनों का जो सॉल्यूशन है वो मैच कर रहा है, आप देख सकते हैं। दिस इज द एग्जैक्टली सिचुएशन, द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, कि जो भी उसकी स्क्रिप्ट है, जो भी उसका डिबेंचर बन रहा है, जो भी उसका इंटरेस्ट है, बहुत ही सिंपल है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो कि माइंड का काम है, बहुत ही आसान था। देखिए बहुत ही आसान था, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है इसमें। देखिए कैसे, उसने 1 तारीख को परचेज किया टू बैंक अकाउंट, ये उसकी कॉस्ट है, या कैरिंग अमाउंट भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये उसकी कॉस्ट है, कैरिंग अमाउंट लिख तो टेंशन वाली बात नहीं है। नॉमिनल वैल्यू यहाँ पे क्या लिखा था अपने, नंबर ऑफ आपके जो है डिबेंचर वो आ जाएंगे 10,000। कोई गलत नहीं कर सकता, ये भी जो मैं करा रहा हूं वो भी सही है। दिस इज कॉस्ट जो हमने कैलकुलेट किया वर्किंग नोट के अंदर, दिस इज एक्लूड इंटरेस्ट की इनकम जो हमने कैलकुलेट करी, एंड आपने जब 1 दिन को सेल किया बाय बैंक अकाउंट 10, दिस इज 10,000 का फिर से आएगा डिबेंचर, नॉमिनल वैल्यू मत लिखना। इंटरेस्ट की वैल्यू 50,000 जो आपको एक्चुअली में रिसीव हो चुकी है, एंड ये आपकी कॉस्ट जो जिस अमाउंट पे आपने सेल किया ये सेल अमाउंट है, और जो भी आपकी कॉस्ट थी वो ये अमाउंट थी, और इससे 400 रुपए का आपको लॉस हो गया। इस तरीके का बैलेंसिंग फिगर, हमें बैलेंसिंग फिगर की भी कोई जरूरत नहीं है लिखने की, क्योंकि हम कैलकुलेट करके ऑलरेडी आ चुके हैं कि इतने की सेल थी और इतने अमाउंट की कॉस्ट थी, जो हमारा डिफरेंस आ गया वो खत्म हो गया। एंड अभी हमारे पास कोई स्क्रिप्ट है ही नहीं, तो क्या बनाएंगे अकाउंट, तो मतलब कि खत्म हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो ऐसे किया हुआ, देखो इसने कॉस्ट ऑफ 12% डिबेंचर एड ब्रोकरेज, सेल प्रोसीड एड ब्रोकरेज, लेकिन ये आपको यहाँ पे इंटरेस्ट का भी नोट देके आना पड़ेगा। आपको यहाँ पे 20,000 कैसे निकला उसका भी नोट देके आपको आना पड़ेगा एग्जाम्स के अंदर, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। इज एम अंडरस्टैंडेबल और नॉट बेटा? इसको आराम से घर पे करना, और बहुत ही आसान है यार, मतलब कि ये तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए फर्स्ट हो गई, टिक कर लो। सेकंड अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये इक्विटी शेयर वाला ही हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे जो भी इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस है ना, आज पूरे के पूरे अच्छे से समझ के कर देते हैं सोल्व। ठीक है, ये भी आपका कौन सा हो गया, शेयर्स वाला होगा, ये भी क्वेश्चन थर्ड, ये भी शेयर वाला क्वेश्चन है, ये भी फिर से शेयर वाला है। शेयर वाला क्यों, क्योंकि सर ये कौन सी इनकम है आपकी, वेरिएबल टाइप की है, वो भी डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं। ये भी शेयर वाला है। सर सारे शेयर वाले आ रहे हैं, कुछ नहीं पता एग्जाम में, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो समझ नहीं आया तो ये भी समझ नहीं आएगा। सर ये भी शेयर वाला आ गया, अरे कोई बड़ी बात नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे बेटा। ये भी शेयर वाला क्वेश्चन है। फिर से शेयर वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 10 में आ जाओ फटाफट, पेज नंबर 26 ऑफ स्टडी मटेरियल। इस क्वेश्चन का यहां तक पार्ट है। हम अभी इस क्वेश्चन को आधा ही सोल्व करेंगे, पूरा सोल्व नहीं करेंगे। हम इस क्वेश्चन को आधा ही सोल्व करेंगे, क्योंकि उसके बाद इस क्वेश्चन में स्टार्ट हो जाता है इक्विटी शेयर वाला पॉइंट। अभी हम इस क्वेश्चन को आधा ही सोल्व करने वाले हैं। पेज नंबर 26 ऑफ स्टडी मटेरियल निकाल लीजिए एंड अपनी फेयर कॉपी के अंदर नोट कर लो। इलस्ट्रेशन नंबर 1010 पेज 26 ऑफ चैप्टर 9 ऑफ स्टडी मटेरियल। फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़ो, 1 सेकंड लगा के फटाफट पढ़ो इस क्वेश्चन को।
पढ़ो क्वेश्चन को फटाफट, पढ़ के मुझे बताना। पढ़िए पढ़िए गाइस, चलो हम ही कर लेते हैं। क्या बोलता, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या बोलता, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इन द ईयर 1-2 या 11-12 जो भी मान लो। 12% स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड, मतलब इसके पास स्टेट गवर्नमेंट्स के बॉन्ड है जिसका इंटरेस्ट कितना है, 12%, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, हैविंग नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100, मतलब कि नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 100 रुपए है, मतलब कि 100 रुपीज की नॉमिनल वैल्यू है इसकी एक स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड की। ठीक है, डेट 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2011 को। ओपनिंग बैलेंस 1200 बॉन्ड्स, बुक वैल्यू ऑफ 1,26,000, मतलब कि उसके पास 1200 बॉन्ड, किसके पास, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी के पास 1200 बॉन्ड ऑलरेडी पड़े थे। ध्यान से सुनना गाइस, ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है कि लास्ट ईयर भी उसके पास 1200 बॉन्ड थे। बुक वैल्यू ऑफ 1,26,000, क्या बोलता है, बुक वैल्यू ऑफ 1,20,000, मतलब कि दिस इज कॉस्ट ऑफ परचेज फॉर द स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, उसके पास 1200 बॉन्ड थे। ठीक है, अब आपको क्या चीज समझाएगी, ये चेक करना है कि इंटरेस्ट कब कब मिल रहा है, क्योंकि ये फिक्स्ड वाले हैं तो फिक्स्ड इंटरेस्ट का रेट कंफर्म होगा। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स इज रिसीव्ड ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर, मतलब कि इसका जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 30 जून तक का एंड 31 दिसंबर ईच ईयर, हर साल का। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको ये क्वेश्चन लग रहा होगा छोटा सा कि सर ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, हलवा नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपका माइंड हिलाने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हमसे पूछा क्या हुआ इसके अंदर, सिर्फ क्या पूछा हुआ देखते हैं। एवरेज कॉस्ट मेथड इज फॉलो, अज्यूम दैट द एवरेज कॉस्ट मेथड इज फॉलोड। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो आ जाओ, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट, हमको इंटरेस्ट कब मिलता है, 30 जून एंड 31 दिसंबर के ऊपर। चलो बनाते हैं अपन इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। क्या स्क्रिप्ट कौन सी है, आपके पास बेटा, 12% स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है, डेबिट पार्टिकुलर्स, यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स, फिर आ जाएगा इनकम, जो भी आपका इनकम पोर्शन है, फिर आ जाएगा आपकी कॉस्ट, फिर से पर्टिकुलर्स, मेरे साथ साथ लिखना, थोड़ा माइंड भी लगाना मेरे साथ साथ, फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, फिर इनकम, फिर कॉस्ट, ये क्या है इन रुपीज, 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 और इसको यहां से क्लोज कर दो, इसको भी यहां से क्लोज कर दो, ये क्या है क्रेडिट साइड हो जाएगा एंड इसको भी यहां से क्लोज कर दो। ठीक है, चलो साइड में लिख लो, आप जब कॉपी सॉल्व करोगे ना, कॉपी की साइड में लिखना नॉमिनल वैल्यू क्या है 100। इंटरेस्ट कब कब मिलता है इसके अंदर, एक तो मिलता है 30th जून को, है ना, 30th जून को, और कब सेकंड कब मिलता है 31 दिसंबर को। ठीक है सर, हमने नोट कर लिया, चलो इसको यहां से काट दो, हमने नोट कर लिया, हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस चीज की।
ठीक है, क्या बोलता, 1/4 को ओपनिंग बैलेंस 1200 बॉन्ड, बुक वैल्यू 1,26,000, कब की बात कर रहा है ये, 1/4/2000 की, 11 की। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है, बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू बैंक अकाउंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आपने परचेज थोड़ी किया है, आपके पास तो पहले से पड़ी थी, लास्ट ईयर पड़ी थी। अगर इस साल के बनेंगे अकाउंट्स तो इस साल क्या हो जाएगा, वो चीज कैरी फॉरवर्ड होके आपके पास आई जाएगी ना। तो कितने बॉन्ड थे स्टार्टिंग में, 1200 बॉन्ड। स्टार्टिंग में कितने बॉन्ड थे, 1200 बॉन्ड। और परचेज कितने में किया था, बुक वैल्यू कितनी है, 1,26,000। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज बताओ, 1200 बॉन्ड थे, इंटरेस्ट कब कब मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है 30 जून को एंड 31 दिसंबर को। मतलब 31 दिसंबर के बाद उसको इंटरेस्ट कब मिलेगा वापिस, उसके बाद 30 जून को मिलेगा। ओहो सर ग्रेट, बहुत बढ़िया, उससे पहले तो नहीं मिलेगा। लेकिन जब पिछले साल की बुक्स तैयार की होंगी उसने, तो 3 मंथ का, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ का उस भाई साहब ने अपनी क्या किया होगा, इंटरेस्ट इनकम को एक्रू किया होगा अपनी बुक्स के अंदर, इंटरेस्ट इनकम को एक्रू किया होगा अपनी बुक्स के अंदर। तो वो वाला बैलेंस भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इस साल इंटरेस्ट इनकम का, क्योंकि 3 मंथ की इनकम वो ऑलरेडी पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस में बुक कर चुका है। और वो एक्रूड इंटरेस्ट का बैलेंस समझ आ रही है ना, 3 मंथ का बेटा, 3 मंथ का एक्रूड इंटरेस्ट पड़ा है आपके पास। सर वो कैसे निकलेगा एक्रूड इंटरेस्ट 3 मंथ का, आप वर्किंग नोट तैयार कर सकते हो, लेकिन बहुत ही सिंपल है, हम यही करते हैं कैलकुलेट। ये आपको वर्किंग नोट खुद बनाना है इसका। एक्रूड इंटरेस्ट का ओपनिंग बैलेंस कैसे निकलेगा बेटा, एक बात बताओ, 1200 बॉन्ड आपके पास, 1200, नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, कितने मंथ का एक्रूड इंटरेस्ट है 3/12। ये आ गया आपका इंटरेस्ट एक्रूड। लिखो 1200 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 3/12, दैट इज 3600 रुपए का बेटा आपका इंटरेस्ट एक्रू आ गया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम में आ जाएगा 3600 रुपए, ये आ जाएगा 3600 रुपीज। कोई शक अभी तक, क्योंकि ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, अभी तक कोई शक नहीं सर। आपको डेट वाइज चलना है, ध्यान रखो, आपको डेट टू डेट वाइज चलना है। उसके बाद देखो 1/4 के बाद क्या हो रहा है, 1/4 के बाद अगला ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, क्या 1/4 के बाद कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, क्या 30 जून से पहले कुछ हो रही है ट्रांजेक्शन। सर 2 मई को ट्रांजेक्शन हुआ है, 2 मई को ट्रांजेक्शन हुआ है। किस चीज का, क्या ट्रांजैक्शन हुआ, ये ट्रांजैक्शन हुआ परचेज 2000 बॉन्ड। आपने किसी पार्टी से 2000 बॉन्ड, 2000 नंबर ऑफ बॉन्ड और परचेज कर लिए एट द रेट 100 रुपीज, 100 रुपए का। लेकिन एक बात बताओ, अब जो आपने जो बॉन्ड परचेज किए, कैसे परचेज किए, दिस इज कम इंटरेस्ट बॉन्ड, दिस इज कम इंटरेस्ट बॉन्ड। अब ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, इसके अंदर इंटरेस्ट एक्रूड की अमाउंट ऑलरेडी शामिल है। आपको क्या सिखाया गया था, आपको सिर्फ ये सिखाया गया, अपडेट कब है 2/5, ये वाले क्या जाएगा बैंक अकाउंट, क्योंकि आप उसको पे करके आए हो ना पैसे। कितने परचेज कर लिए, 2000 परचेज कर लिए, कितने परचेज कर लिए 2000 बॉन्ड परचेज कर लिए। एक बात सुनो, पहले तो एक बात सुन लो, पहले तो पूरी की पूरी यहां पे कॉस्ट पे लिख दो, कितने परचेज किए 2000 इंटू 100, करो कैलकुलेटर से, 2000 इंटू 100 दैट इज टू 2 लाख। यहां लिख दो पूरे के पूरे, यहां लिख दो पूरे के पूरे। अब एक बात बताओ, इंटरेस्ट कब मिलेगा 30 जून को, इंटरेस्ट कब मिलेगा। अब होल्डर आप बन चुके हो, होल्डर आप बन चुके हो। अब जिस बंदे ने आपको ये सेल किए, जिस बंदे ने आपको सेल किए 2 मई को, वो कितने का एक्रूड इंटरेस्ट करके बुक करके बैठा है, 31 दिसंबर के बाद उस सामने वाली पार्टी को भी इंटरेस्ट नहीं मिला। 31 दिसंबर के बाद देखो ना, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट उसको मिल चुका है, उसके बाद इंटरेस्ट नहीं मिला। कितने मंथ का नहीं मिला, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक का, 4 मंथ का इंटरेस्ट नहीं मिला, क्योंकि 2 मई को तो आपके पास ये शेयर आ चुके हैं, अब आप मालिक बन चुके हैं इन शेयर्स के। तो 4 मंथ का क्या हो जाएगा, इसमें इंटरेस्ट एक्रू हो जाएगा। तो 4 मंथ का इंटरेस्ट करना है एक्रू, तो कर दो, बहुत सिंपल है। 4 मंथ का इंटरेस्ट एक्रू की आपने इनकम निकालनी है, देख लो, आपको निकालना है प्राइस ऑफ इंटरेस्ट
एक्रूड जो आप सामने वाले को पे करोगे और अपनी बुक्स के अंदर इसको एक्रूड इंटरेस्ट लेके बनाओगे, क्योंकि भैया इसमें हक आपका नहीं है, इसमें सामने वाले का हक है, लेकिन क्या करें आपको पे करना पड़ेगा ना। लेकिन यहां तो आपकी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड है। तो बताओ कितने परचेज किए, 2000 बॉन्ड, कितनी वैल्यू है नॉमिनल, 100 रुपीज नॉमिनल वैल्यू है, कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलता है, 12% इंटरेस्ट मिलता है, कितने मंथ का एक्रूड है, 4/12 का। निकालो क्या अमाउंट आएगी, 2000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 4 डिवाइड बाय 2000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 4 डिवाइड बाय 12, डेट इज इक्वल टू 8000 रुपीज, डेट इज इक्वल टू 8000 रुपीज। तो 8000 की इनकम यहाँ पे एज अ एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से डेबिट साइड में हो जाएगी। और एक सबसे अच्छी, सबसे खास, जो सबसे अच्छी मजे की बात है, दिस इज डेट। यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पे आ जाएगी आपकी बैंक अकाउंट। कितनी कहां पे आ रही है ये, इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड के कॉस्ट के कॉलम में कितनी अमाउंट, 8000 रुपए। मतलब कि ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू 8000 रुपए से कम हो गई, ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू 8000 रुपए से कम हो गई मेरे बच्चों। ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू 8000 रुपए से कम हो गई। कैसे, क्योंकि 2 लाख का तो क्या था, टोटल परचेज प्राइस था, जिसके अंदर इंटरेस्ट की अमाउंट भी इंक्लूड थी। अब आपका जो भी इंटरेस्ट की इनकम है ये वाली, आपको माइनस भी तो करनी पड़ेगी। वो कैसे माइनस होएगी, जब ये वाला कॉस्ट के कॉलम में से, मतलब कि AS13 का जो कैपिटल कॉलम है उसमें से यहाँ पे ये अमाउंट सेम एक्रूड इंटरेस्ट की क्या हो जाएगी, CR हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन सर अगर ये X होता फिर कोई दिक्कत नहीं थी भाई, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। X का मतलब क्या, इंटरेस्ट का खर्चा फालतू पे करना। फिर यहाँ पे 8000 नहीं आता, फिर नहीं आता, फिर क्या आता, 2,08,000। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद कब हुआ ट्रांजेक्शन, 30/9 को। लेकिन 30/9 से पहले 30 जून को इंटरेस्ट मिल गया होगा आपके पास। हुआ क्या होगा, 2 मई को शेयर आ गया, 2 मई को आपके पास क्या आ गई, बॉन्ड्स आ गए। उसके बाद क्या घटना हुई है, उसके बाद घटना ये हुई है कि अब आपको 30 जून को इंटरेस्ट मिलने वाला है। अगली क्या ट्रांजैक्शन हुई है, अब हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है 30 जून को। क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट कंपनी से टू बैंक अकाउंट, हमारी इंटरेस्ट की इनकम। अब एक बात बताओ, 30 जून तक आपके पास कितने बॉन्ड आ चुके हैं, 30 जून तक एक तो 1200 है आपके पास, है क्या नहीं है पहले से ही, और एक 2000 भी है आपके पास। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, 1200 बॉन्ड तो पहले ही हैं, 2000 और आ गए, टोटल कितने बॉन्ड्स हो गए, 3200 बॉन्ड्स हो गए। आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसका नोट्स बनेंगे, आप दे देना। ऑन 30 जून जो आपको मिलने वाला है, खुशी का मौका है, खुशी का मौका है। सर कितने बॉन्ड है मेरे पास, 3200 बॉन्ड्स हैं, क्योंकि 1200 पहले थे, 2000 और परचेज कर लिए। अब इंटरेस्ट उसी को मिलता है जो उसका मालिक होता है, जो उसका होल्डर होता है, जिसके ऊपर उसका पूर्ण रूप से अधिकार है। तो आपके पास 3200 बॉन्ड्स का अधिकार है। इसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। इंटरेस्ट कितने मंथ का मिलेगा, 6 मंथ का पूरा आपको ही मिलेगा, 6 मंथ का पूरा इंटरेस्ट आपको मिलेगा। क्योंकि 31 दिसंबर के बाद ये इंटरेस्ट कब पे हो रहा है, 30 जून को आपके बैंक अकाउंट में 6 मंथ का पूरा इंटरेस्ट आ जाएगा, प्रॉपर का प्रॉपर। कितना, 3200 बॉन्ड्स है इंटू 100 इंटू 12% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, 19,200 रुपए इसका इंटरेस्ट आ जाएगा, 19,200 रुपए। ये आप इंटरेस्ट की इनकम बुक कर लोगे यहाँ पर, 19,200 रुपए, 19,200 का इंटरेस्ट, 19,200 का इंटरेस्ट। अभी तक देखा जाए तो टेक्निकली प्रॉफिट एंड लॉस में क्या इनकम जाएगी, 3600 और 8000 तो पहले ही आपका एक्रूड इंटरेस्ट के डेबिट साइड में आ रहा है इनकम के, और इनकम की जो क्रेडिट है वो कितनी है, 19,200। तो 19,200 क्रेडिट है और ये अमाउंट 8000 प्लस 3600 डेबिट है, तो नेट के अंदर वही इंटरेस्ट जाएगा आपका, नेट इंपैक्ट इसका वही आएगा बेटा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये तो हमको पूरी की पूरी 6 मंथ की इनकम बुक करनी पड़ी, क्योंकि हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास बैंक में ये पैसा आया है प्रॉपर का प्रॉपर। ठीक है सर,
30 जून के बाद क्या हो रहा है, 30 सितंबर की बात कर रहा है। सोल्ड 1500 बॉन्ड एट एक्स इंटरेस्ट, सोल्ड 1500 बॉन्ड एट 105 एक्स इंटरेस्ट। अरे भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसमें आएगा मजा आपको। कब की डेट है ये, 30 सितंबर को। क्या कर रहा है, बॉन्ड को सेल कर रहा है, बैंक अकाउंट, पैसा आएगा आपके पास। कितने अमाउंट का सेल कर रहा है एक बात बताओ, थोड़ा ध्यान से, अब माइंड कॉन्शियस, गलती हो जाएगी देख लो बच्चा पार्टी। देखो 1500 बॉन्ड सेल कर रहा है, कितने के, 105 रुपए एक्स इंटरेस्ट के, मतलब कि इंटरेस्ट के अमाउंट इंक्लूड नहीं है सब। अगर आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है अब आपके पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है आपके पास। 1500 bonds you are selling to another party at 105x interest। एक्स इंटरेस्ट क्यों, क्योंकि भाई अगर आपने उसको बॉन्ड सेल हुए हैं तो जो आपका अनपेड इंटरेस्ट, जिस अमाउंट पर, जिस चीज का, जिस टाइम पीरियड का कंपनी ने, किसने, स्टेट गवर्नमेंट ने आपको इंटरेस्ट नहीं पे किया, वो आप सामने वाले से वसूलोगे। क्यों, क्योंकि भैया इंटरेस्ट उसी को मिलता है जो होल्डर होता है। कब, एट द टाइम व्हेन द कंपनी इज एक्चुअली गिविंग द इंटरेस्ट, एंड वो उस बंदे को सारा का सारा इंटरेस्ट दे देती है, जो भी अमाउंट का इंटरेस्ट अनपेड होता है कंपनी के किस एंड से। और आपने 105 रुपए में बेच दिए 1500 बॉन्ड एट एक्स इंटरेस्ट। एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस क्या होगा इसका, बहुत सिंपल है, 1500 बॉन्ड एट 105 रुपए एक्स इंटरेस्ट। कहां पे जाएंगे, कॉस्ट कॉलम में जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको इसकी कैरिंग अमाउंट कम करनी है इन्वेस्टमेंट की। 1500 इंटू 105 कितने आए, ये आए 157500, 157500। अब इसका कुछ इंटरेस्ट की इनकम भी आपकी आई होगी। ध्यान सुनना, इंटरेस्ट का इनकम को अकाउंट करना भूल मत जाना। क्यों, अरे भाई 30 जून के बाद आपको इंटरेस्ट कब मिलेगा, 31 कब मिलेगा, 31 दिसंबर को मिलेगा इंटरेस्ट, समझ रहे हो ना। 30 जून के बाद इंटरेस्ट कब मिलेगा आपको, 31 दिसंबर को मिलेगा। आपने किया क्या, 30 सितंबर को आपकी 1500 बॉन्ड आपने सेल कर दिए। 30 सितंबर को आपने 1500 बॉन्ड को क्या कर दिया, सेल कर दिया 105 रुपए में। तो 1500 बॉन्ड के आपकी इंटरेस्ट की इनकम भी तो हो जाएगी ना। 1500 बॉन्ड्स की आपकी इंटरेस्ट की इनकम भी तो बुक करनी होगी ना, क्योंकि 30 जून तक की तो इनकम आप बुक कर चुके हो। लेकिन उसके बाद क्या होगा, 1500 बॉन्ड की बात कर रहा हूं सिर्फ, किसकी बात होगी, 1500 बॉन्ड की। कब की बात होगी, फर्स्ट, कितने मंथ की इनकम बुक होगी 1500 बॉन्ड की 30 जून के बाद, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 मंथ की इनकम बुक करनी पड़ेगी 1500 बॉन्ड्स की। 3 मंथ की इनकम बुक करनी पड़ेगी 1500 बॉन्ड्स की, जुलाई अगस्त सितंबर। तो बुक करो, कैसी होगी, बहुत सिंपल है। 1500 बॉन्ड है, नॉमिनल वैल्यू 100 है, 12% इंटरेस्ट की इनकम है, 3/12, मतलब वो सामने वाला बंदा हमको पैसे देगा इतनी इंटरेस्ट इनकम। समझ गए ना, 1500 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 3/12 कितनी आ जाएगी, 4500 रुपए इंटरेस्ट इनकम के कॉलम में जाएगी। अब थर्ड पॉइंट क्या है, हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द डिस्पोजल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। 30 जून को आपने बॉन्ड सेल कर दिए 1500, उसकी ये सेलिंग वैल्यू तो आपने निकाल दी, लेकिन उसकी कॉस्ट कैसे निकालोगे। और आपको पता है AS 13 के अंदर कॉस्ट कैसे निकलती है, क्योंकि इसमें आपने सारे के सारे बॉन्ड सेल नहीं किए, इसके अंदर आपने सारे के सारे बॉन्ड सेल नहीं किए। आपके पास टोटल बॉन्ड्स कितने थे, 3200 बॉन्ड्स थे आपके पास। आपके पास टोटल बॉन्ड्स कितने थे, 3200 में से आपने 1500 बॉन्ड को सेल कर दिया। 3200 में से आपने 1500 बॉन्ड को सेल कर दिया बच्चा। तो अब इसकी कॉस्ट कैसे निकालोगे, क्योंकि सारे बेचते तो यही कॉस्ट थी हमारी प्रॉपर की प्रॉपर।
सारे बेचते तो हमारी कॉस्ट ये थी और ये माइनस हो जाती, लेकिन यहाँ पे आपने सारे नहीं बेचे, यहाँ पे आपने सिर्फ 1500 बेचे हैं, तो अब आपको इसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। और आपको पता है कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट इज द एवरेज कैरिंग अमाउंट। कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कैरिंग अमाउंट। अब हम क्या निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं वर्किंग नोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट। कौन सी कैरिंग अमाउंट, एवरेज कैरिंग अमाउंट। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब एक बात बताओ भाई, कितने कितनी कॉस्ट आ रही है आपकी, 1,26,000, फिर 2 लाख। एक चीज ध्यान रखना, 8,000 रुपए माइनस भी हुए हैं इसमें से, 8,000 रुपए माइनस भी हुए हैं इसके। एक चीज ध्यान रखना, 8,000 रुपए का माइनस हुआ है, क्योंकि इस 2 लाख के अंदर 8,000 रुपए ऑलरेडी इंटरेस्ट के इंक्लूड थे, तो हमने माइनस कर दिए, और ये 8,000 हमने यहां भी शो किए हुए हैं। ठीक है, डन सर। डिवाइड बाय कितने बॉन्ड्स आपके पास, एक तो 1200 बॉन्ड है सर, और एक 2,000 बॉन्ड है। बताओ क्या आई, एक 26 प्लस 2 लाख। दिस इज सिंपल यार, हमें क्या करनी है, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल लेनी है। दिस इज कितनी आ रही है, 3,18,000 डिवाइड बाय, एक मिनट, 3,18,000 डिवाइड बाय कितने बॉन्ड है, 1200 इंटू 2,000, दिस इज टू 3200 बॉन्ड। बताओ कितनी कैरिंग अमाउंट आएगी, 3,18,000 डिवाइड बाय 3200 इज इक्वल टू ₹99.375। दिस इज बहुत सिंपल है, दिस इज कैरिंग एवरेज कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने कैलकुलेट कर लिया एवरेज कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितनी आई, 99.375। या सेकंड मेथड ऐसे भी हो सकता है, और आप कोई भी यूज कर सकते हो कि अगर 3,18,000, अगर 3,18,000 मेरी कॉस्ट है 3200 बॉन्ड्स की, अगर 3,18,000 मेरी कॉस्ट है 3200 बॉन्ड की, तो 1500 बॉन्ड की कॉस्ट क्या होगी, देन 1500 बॉन्ड्स की कॉस्ट क्या होगी, वो भी सेम टू सेम हो जाएगा। देन कितनी कॉस्ट होगी, 3,18,000 डिवाइड बाय 3200 इंटू 1500 डेट इक्वल टू 14,906.25। और इसमें क्या होगा, ये एक शेयर की कॉस्ट है, ये एक शेयर की कॉस्ट है, तो हमारी जो 1500 बॉन्ड्स है उसकी कॉस्ट क्या होगी, 99.375 इंटू 1500, वो भी सेम आएगा ₹14,906.25। ये क्या हो गई, कैरिंग अमाउंट हो गई। ये क्या हो गई, कैरिंग अमाउंट हो गई। अब मेरी बात बताओ, हमको क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत सिंपल, अभी टाइम लग रहा है, आप जब खुद से करोगे तो एक एक सेकंड में क्वेश्चन सोल्व होंगे। ये कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होगा भैया, सेलिंग अमाउंट कितनी है इसकी, सेलिंग अमाउंट कितनी है, कितने बेचा, 157500 के अंदर, कितने बेचा, 157500 के अंदर, 157500 के अंदर, माइनस करो कितनी कॉस्ट है इसकी, 14,906.25, 14,906.25। बताओ भैया, इतनी कॉस्ट इतने बेचा तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 157500 माइनस 14,906.25 कितने का प्रॉफिट हुआ, देखो कितनी कॉस्ट आ रही है, अगर 3,18,000 3200 बॉन्ड की है तो 1500 कितनी होगी, हाँ ठीक है, ये है 14,906.25, ठीक है ना। हमने पॉइंट पहले लगा दिया, यहाँ पे ऐसी आएगी, कितनी कॉस्ट है, दिस इज ₹1,4,906.25
1475062.5, ठीक है, 157500 माइनस 14906.5, डेट इक्वल टू ₹8437.5 का क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो गया। मतलब इतना प्रॉफिट हुआ 8437.5 का, 8437.5 का आपका प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट कहां जाएगा बेटा, प्रॉफिट जाएगा आपके यहां पर, आपके प्रॉफिट डेबिट साइड जाएगा, ठीक है। कब प्रॉफिट हुआ, 30 सितंबर को प्रॉफिट कितना, 8437.5, दिस इज प्रॉफिट। ये कहां पे जाएगा, कॉस्ट के कॉलम में जाएगा, क्योंकि हमको तो भैया टेक्निकली कैरिंग अमाउंट को मैच करना है, क्योंकि यहां पे ये सेल वैल्यू है बेटा, यहां पे ये सेल वैल्यू है, और आपको पता है लेजर के अंदर हमेशा कॉस्ट माइनस होती है, तो टेक्निकली ये आपका माइनस हो गया, ये ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया, तो टेक्निकली कॉस्ट ऑफ कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू मैच हो गए। समझ गए ना। अगर लॉस होता तो इस साइड आ जाता, लेकिन अगर प्रॉफिट है तो इस साइड ही आया है, समझ गए। अगला, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होना था, होना कुछ नहीं था सर, होना ये था कि अब डेट आ गई 31 दिसंबर की, अब डेट आ गई 31 दिसंबर की, ठीक है सर। मैं इरेज कर रहा हूं ये, क्योंकि अपन को इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स पूरा करना है। अब डेट आ गई 31 दिसंबर की, टू बैंक अकाउंट। सर अब ये बैंक अकाउंट क्यों आ रहा है, क्यों लिख रहे हो बेटा, एक बात बताओ ना, 31 दिसंबर की डेट पे क्या हो रहा है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना, 31 दिसंबर की डेट पर भी तो इंटरेस्ट मिल जाएगा। कितने का इंटरेस्ट मिलेगा, ये क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपसे सोल्व हो सकता है बेटा। 31 दिसंबर को फिर से इंटरेस्ट भी तो मिलेगा आपको, क्या नहीं मिलेगा, मैंने क्या बताया था, डेट वाइज चल रहा है, 31 दिसंबर पे इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन उस दिन को आपके पास बॉन्ड्स कितने हैं, 31 दिसंबर वाले दिन आपके पास कितने बॉन्ड्स हैं बेटा, आपने यहाँ पे सेल कितने बॉन्ड कर दिए, आपने यहाँ पे 1500 बॉन्ड सेल कर दिए, आपने यहाँ पे 1500 बॉन्ड सेल कर दिए, तो टोटल बॉन्ड कितने थे आपके पास, 3200 बॉन्ड्स थे, 3200 बॉन्ड्स थे आपके पास, और आपने सेल कर दिए 1500 बॉन्ड, तो कितने बचे, 1700 बॉन्ड्स आपके पास बच चुके हैं। तो 1700 बॉन्ड का तो 6 मंथ का इंटरेस्ट तो आएगा ना आपके पास, क्योंकि 30 जून के बाद, क्योंकि 30 जून को आपको इंटरेस्ट आया था कितने बॉन्ड पे, 3200 बॉन्ड्स पे, और उसमें से आपने 1500 बॉन्ड सेल कर दिया, और उसका जो भी उसका इंटरेस्ट बनता था 3 मंथ का, वो बुक हो चुका है 1500 बॉन्ड्स पे। लेकिन जो 1700 बॉन्ड आपके पास अभी भी तो पेंडिंग है ना, अभी भी तो पेंडिंग है ना 1700 बॉन्ड्स, तो उसका इंटरेस्ट कौन बुक करेगा, अभी 31 दिसंबर को आपको बुक करना पड़ेगा। करो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप खुद ही करो। 1700 बॉन्ड्स इंटू वैल्यू कितनी है नॉमिनल 100 इंटू 12% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, कितने का इंटरेस्ट बुक होगा 10 to 100 का, कितने का इंटरेस्ट बुक होगा 10 to 100 का इंटरेस्ट बुक आपका हो जाएगा। 31 दिसंबर को 10,200 का आपका इंटरेस्ट कॉलम में जाएगा, क्योंकि आपकी ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, 10,200 का इंटरेस्ट बुक हो जाएगा 1700 बॉन्ड्स के ऊपर। अब उसके बाद कुछ हुआ नहीं हुआ, अब किसकी बारी है, अब बारी है 31 मार्च की, अब बारी है 31 मार्च की।
उस टाइम क्या होगा भैया, एक बात बताओ, 31 मार्च का अकाउंट्स का बंद का टाइम आ गया, हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? वी आर फॉलोइंग एक्रूल बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो एक्रूल बेस क्या बोलता है? जिस साल की इनकम है उस साल बुक करो, जिस साल का खर्चा है उस साल बुक करो, चाहे हमको पैसा एक्चुअली में मिला हो या हमने किसी को पे करना था, हमने एक्चुअली में पे किया हो या नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता। अब 1700 बॉन्ड आपके पास आज भी पड़े हैं 31 मार्च की डेट के ऊपर, और आपको कंपनी का भी इंटरेस्ट देगी, 30 जून को देगी सीधा, क्योंकि 31 वाला तो इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी मिल चुका है। तो भैया 3 मंथ का, जनवरी फरवरी और मार्च का एक्रूड इंटरेस्ट भी बुक होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि इंटरेस्ट मिला ही नहीं आपको। यहाँ पे आ जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट। कितने मंथ का? 3 मंथ का। कैसे निकालोगे? कैलसी आपके सामने है, 1700 बॉन्ड इंटू 100 नॉमिनल वैल्यू पर डिवेंचर, 1700 बॉन्ड है इंटू 100 रुपीज, क्योंकि एक डिवेंचर की वैल्यू 100 रुपया है, इंटू 12% इंटू कितने मंथ का? जनवरी फरवरी मार्च, इंटू 3 डिवाइड बाय 12, कितना आ जाएगा? 5100 रुपए का फिर से इंटरेस्ट का इनकम आ जाएगा। अब क्या करोगे? कुछ नहीं करना, फर अब खत्म, क्वेश्चन खत्म ये वाला। अब क्या निकाल दो? बैलेंसिंग फिगर से क्लोजिंग अमाउंट निकाल दो। अब क्या करोगे? बैलेंसिंग फिगर से इनकी क्लोजिंग अमाउंट्स को निकाल दो। ये मैं माइनस कर देता हूँ, एक सेकंड फटाफट, ये मैं इरेज कर देता हूँ फटाफट। यहां पे आ जाएगा, डेट कौन सी आ जाएगी? 31 मार्च। बैलेंसिंग फिगर यहां पे क्या आ जाएगा? 31 मार्च। फिर से क्या? बैलेंसिंग फिगर किसका? इन्वेस्टमेंट का बेटा। कैसे आएगी? सबसे पहले इंटरेस्ट का देखो, टोटल कितना? 19,200 प्लस 4500 प्लस 10,200 प्लस 5100, कितना होगा? 39,000। यहां पे कितना आना चाहिए? 39,000। और हुआ क्या? यहां पे ऑलरेडी अमाउंट कितनी है? -3600 -8000, तो मतलब कि 27,400 का हो गया प्रॉफिट आपका, 27,400 का हो गया प्रॉफिट आपका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब बात करते हैं अपने किसकी कैरिंग अमाउंट की? कॉस्ट की कैरिंग अमाउंट की। तो कॉस्ट की कैरिंग अमाउंट का बैलेंस भी आप निकाल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके 2 मेथड है। एक तो बहुत ही सिंपल है, 1700 बॉन्ड है आपके पास, कितने बॉन्ड्स हैं? 1700 बॉन्ड है। एक की वैल्यू कितनी आपने कैलकुलेट की थी? यहाँ पे हमने निकाली थी 99.375, उसको मल्टीप्लाई कर दो, उसकी अमाउंट आ जाएगी कैरिंग अमाउंट, क्योंकि ये यही अमाउंट क्या होगी हमारी, ऑब्वियस ही बात है, जो भी हमारी क्लोजिंग अमाउंट है वो यही अमाउंट रहेगी। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि टोटल ऑफ इस साइड का, टोटल ऑफ इस साइड का जो आया डिफरेंस वो आपकी कैरिंग अमाउंट बन जाएगी। लेकिन ये भी सही है, एक मेथड हो रहा है, आप ये भी निकाल सकते हो कि 3,18,000 मेरी कॉस्ट थी उस इन्वेस्टमेंट की, इनटू कितने बॉन्ड के ऊपर? 3200 बॉन्ड के ऊपर। अब आपके पास है कितने बॉन्ड? 1700 बॉन्ड, उसकी भी कॉस्ट आ जाएगी। तो आप काम करो, आप सिंपल मेथड फॉलो करो, इस साइड का टोटल करो प्रॉपर, क्या इस साइड का टोटल करो प्रॉपर, भी टोटल क्या आ रहा है? करो टोटल डेबिट साइड का 126 प्लस 2 लाख प्लस 8437.5, दिस इज इक्वल टू कितना? 334437.5। ये भी कितना आएगा? 334437.5, और माइनस करो इस साइड के टोटल, क्या माइनस करो? -8,000 -157500, या ये आ जाएगी आपकी, क्या आएगी वैल्यू? ये आ जाएगी आपकी 168,937.5। और अगर आप इससे भी करते हो तब भी सेम आएगी। करो इसको, करो 1700 इंटू 99.375, तब भी यही अमाउंट आएगी 168,937.5। तो टोटल कितनी अमाउंट जा रही है P&L में? टोटल जा रही है आपकी 27,400, एंड एक ये वाली अमाउंट भी कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, 8437.5। ये बन गया आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट का पूरा क्वेश्चन। इज इट आई एम ओके और नॉट? समझ आया नहीं आया आपको बच्चा?
बहुत सिंपल है, आपको इंटरेस्ट की चीजें याद रखनी है कि इंटरेस्ट की अकाउंटिंग कब होगी, कब एक्रूड इंटरेस्ट होगा, जब आपने सेल किया तब ध्यान रखना, जब आपने अकाउंट्स को बंद किया तब ध्यान रखना। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। सर हमें आंसर मैच कराओ, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि आपको लगता था बहुत ही छोटू क्वेश्चन है। अरे छोटू क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों देखते हैं आंसर। 27,400 आ रही है कि नहीं आ रही बच्चा? 84375 प्रॉफिट ऑन सेल, आपने प्रॉफिट किया एंड ये बैलेंस सीडी की फिगर आ रही है ना 1700 बॉन्ड्स, 1700 बॉन्ड्स, 1700 बॉन्ड्स, 5100 का एक्रूड इंटरेस्ट एंड 18637.50। ये पूरा का पूरा है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार अमाउंट है। इसने यहाँ पे दिखाई है 192। अरे आपकी मर्जी है भाई। सर इसने तो 192 दिखाई है। भैया आपकी मर्जी है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता आपको, आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। यहाँ पे 2 लाख दिखाओ, यहाँ पे 2 लाख दिखाओ और यहाँ पे 8,000 माइनस कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई भी आपको चैलेंज नहीं कर सकता। या तो आप सीधा वहां यहाँ पे दिखा दो 192, लेकिन ये वाला मेथड भी ठीक है कि 2 लाख यहाँ दिखा दो और 8,000 यहाँ दिखा दो, फर्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है बच्चा। ये ऐसा कब आएगा जब आपका कम इंटरेस्ट होगा, ये तभी आएगा जब आपका कम इंटरेस्ट होगा। अगर एक्स इंटरेस्ट है फिर तो कोई चांस ही नहीं है। समझ गए कि नहीं समझे इस बात को? समझे या नहीं समझे बच्चा? समझ गए ना? चलो बहुत ही बढ़िया। अब इंटरेस्ट वाला हो गया। चलो ये देखो बहुत आसान नहीं है बेटा। आपको लगता था कि इंटरेस्ट वाला हलवा है, बहुत आसान कर दिया। कोई नहीं, अभी हम चलते हैं टेस्ट योर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि इंटरेस्ट वाले 1-2 क्वेश्चन और सोल्व हो जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और ऊपर हाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये भी शेयर बहुत सिंपल है। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन हम जरूर सोल्व करेंगे। अब हम 3rd क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 हम सोल्व करने वाले हैं। पढ़ो उसको 2 मिनट लगा के, क्वेश्चन को पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ लिया हुआ ना? चलो पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज, क्या बोलते, प्रेजेंटेड बाय मिस्टर जेड। मिस्टर जेड ने हमको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी है। जेड क्या है? एक स्टॉक ब्रोकर है। मिस्टर जेड इज अ स्टॉक ब्रोकर रिलेटिंग टू हिज होल्डिंग इन 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड। मतलब कि मिस्टर जेड के पास क्या है बेटा? 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं। 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड है। अब क्वेश्चन में पूछा गया हुआ, ध्यान रखो। सबसे पहले इंटरेस्ट डेट्स आर 30 सितंबर एंड 31 मार्च। बहुत सिंपल है कि हमें इंटरेस्ट कब मिलता है। एक तो मिलता है 30 सितंबर को और एक कब मिलता है? 31 मार्च को मिलता है। ठीक है सर, इसमें क्या बड़ी बात हुई? कोई बड़ी बात नहीं है। मिस्टर जेड क्लोजेस इज बुक्स एवरी 31 दिसंबर। इसमें 31 मार्च को बुक्स बंद नहीं कर रहा बेटा वो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर वो अपनी बुक्स को 31 मार्च को बंद नहीं कर रहा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर वो अपनी बुक्स को 31 मार्च पे बंद नहीं कर रहा, वो 31 दिसंबर पर अपनी बुक्स को बंद कर रहा है। क्या बोलता है? शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड, फॉलो फीफो मेथड। क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलती खा जाओगे। फॉलो फीफो मेथड, आपको इसमें मेथड फॉलो कौन सा करना है? फीफो मेथड। मतलब आपको समझाया गया था। फीफो क्यों? फीफो इसलिए इसने बोल दिया कि जब आप कोई चीज को सेल करोगे, जब आप कोई चीज को सेल करोगे ना, तो उसमें क्या करोगे? एवरेज कैरिंग अमाउंट की निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसमें आपको एवरेज कैरिंग अमाउंट निकालने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। उसमें क्या बोलता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आपने पहले जो चीज परचेस करी, आपने पहले जो चीज परचेस करी उसी की कॉस्ट को बेच देना, उसी चीज में बेच देना। चलो चलिए कोई बात नहीं। ओपनिंग बैलेंस मतलब उसके पास साल के शुरुआत के अंदर, मतलब 1 तारीख को कितनी? 1 जनवरी को। फर्स्ट क्यों? क्योंकि अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं? 31 दिसंबर तक। अकाउंट्स कब बंद हो रहे हैं? इसके 31 दिसंबर तक। और यहाँ पे बात आ रही है 1 जनवरी की, कि 1 जनवरी को क्या बोलता? ओपनिंग बैलेंस नॉमिनल वैल्यू है 1 लाख
20,000, मतलब कि 1,20,000 रुपीस की बात कर रहा है। कॉस्ट कितनी है इसकी? 1,18, मतलब उसने वो चीज कितने अमाउंट में परचेस की थी? 1,18,000 में। नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट इज 100, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 100। यहां पे यूनिट कितनी है? टोटल वैल्यू कितनी है? 1,20,000। किसकी? ओपनिंग बैलेंस ऑफ ओनली ऑफ नॉमिनल वैल्यू। बड़ा सिंपल है, इसमें क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो बताओ कितने बॉन्ड्स हैं उसके पास? बताओ, कैलसी होगा आपके पास, कितने बॉन्ड है? 12, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 100, इसके पास आ जाएंगे 1200 बॉन्ड। कितने बॉन्ड्स आ जाएंगे? 1200 बॉन्ड। लिखो, कब की बात कर रहा है? 1 जनवरी की। ये मैंने अकाउंट्स खुद से तैयार कर दिया, आप भी तैयार कर लेना, ठीक है। 1 जनवरी की क्या? ओपनिंग बैलेंस। कितना ओपनिंग बैलेंस है? बॉन्ड्स कितने हैं? 1200 बॉन्ड्स। कितनी कॉस्ट है? लिखी हुई है 1,18,000। ये रुपीस के अंदर है, ध्यान रखना, ये भी रुपीस के अंदर है। 1,18,000 समझ आ गई? ठीक है सर, लेकिन सर एक चीज और है ना, क्या कुछ इंटरेस्ट एक्रू की, क्या कुछ इंटरेस्ट एक्रू होगा? देखता हूं सर, देखता हूं। ये कब की बात कर रहा है? 1 जनवरी की। और इंटरेस्ट कब कब पे होता है? एक तो होता है 30 सितंबर को, और एक 31 मार्च को। मतलब कि 30 सितंबर के बाद हमको इंटरेस्ट नहीं मिला। हमको इंटरेस्ट कब मिलेगा? 31 मार्च को मिलेगा। मतलब कि 30 सितंबर के बाद इंटरेस्ट नहीं मिला। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ का इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है। और रेट कितनी है? 9%। तो बताओ इंटरेस्ट की इनकम क्या होगी? बताओ, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट का एक्रूड का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? ये मेरे वर्किंग नोट्स हैं। ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? देखो, 1200 बॉन्ड्स हैं, 100 रुपीज की पर बॉन्ड की वैल्यू है, 9% इसका रेट है, 9 ही है ना, 9% रेट है, एंड 3/12। क्यों? 12 तो पूरे साल के होते हैं मंथ, एंड हमको कितने मंथ का चाहिए? सिर्फ 3 मंथ का चाहिए। बताओ क्या आएगा? बड़ा सिंपल है सर, ये तो करो कैलकुलेटर से। ये आ जाएगा 2,700। इसको लिखो यहाँ पे, ओपनिंग में जरूरत ही नहीं कुछ करने की, लिखो यहाँ पे 2,700 हम कैलकुलेट करके आए हैं। ठीक है सर, ओके। डेट वाइज चलना है, इंटरेस्ट की हर चीज को ठंडे दिमाग से सोचना है। अब कब की बात हो रही है? 1 मार्च की। 1 मार्च की बात चल रही है, मैं फटाफट कराऊंगा इस क्वेश्चन को। 1 मार्च की बात चल रही है। 1 मार्च परचेज 200 यूनिट एक्स इंटरेस्ट में परचेज किया 98। लिखो यहाँ पे कब की तारीख है? 1 मार्च। परचेज किए तो क्या होगा? बैंक अकाउंट कितनी? 200 यूनिट। कितनी अमाउंट पे किए? 98 पे किए। तो 200 इंटू 98 सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, और कॉस्ट में ऐड हो जाएगा ये 200 इंटू 98, डेट इंप्लाई टू 19,600। अब ये एक्स इंटरेस्ट है, क्या कुछ इंटरेस्ट एक्रू का बैलेंस होगा? बिल्कुल सर, हम सामने वाले को 5 मंथ का इंटरेस्ट पे करेंगे। 5 मंथ का कैसे? कैसे? 30 सितंबर के बाद इंटरेस्ट कहां मिला? नहीं मिला सर, बिल्कुल नहीं मिला। तो 5 मंथ कौन से हो गए? 5 मंथ हो गए सर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो 5 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा। बताओ कैसे इंटरेस्ट आएगा 5 मंथ का? बहुत सिंपल है सर, ये तो बहुत ही सिंपल है। सेकंड, 5 मंथ का इंटरेस्ट कैसे आएगा? 200 आपके पास है क्या? बॉन्ड्स इंटू 100 रुपीज वैल्यू है, 9% इंटू 5 डिवाइड बाई 12 मंथ। करो कितना आएगा? बहुत सिंपल है। अब तो 200 इंटू 100 इंटू 9% इंटू 5 डिवाइड बाई 12, कितना? 750 रुपीज, 750 रुपीज। ये यहाँ पे इनकम में आ जाएगा। क्यों? एक्रूड है भाई, हम इसको पे करके आए हैं। एक्स इंटरेस्ट है, अगर कम इंटरेस्ट होता तो यहाँ लिख देते 750 और यहाँ भी आ जाता 750, लेकिन ये एक्स इंटरेस्ट है। ठीक है सर, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखो, 1 के बाद सीधी एंट्री हो रही है 1 जुलाई की, लेकिन 31 मार्च की डेट को हमको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलने की तारीख आ चुकी है 31 मार्च की, हमको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट कहां पे आता है? बैंक अकाउंट में आता है। बताओ बेटा कितना इंटरेस्ट आएगा? एक तो 1200 बॉन्ड आपके पास है और एक ये 200 और है, तो कितने टोटल बॉन्ड हो गए? 1400 बॉन्ड का इंटरेस्ट आएगा। कितने बॉन्ड्स का? 1400 बॉन्ड का। 1400 बॉन्ड का इंटरेस्ट आएगा। थर्ड वर्किंग नोट, आप साइड में भी लिख सकते हो, लेकिन ठीक है। इंटरेस्ट कब मिलेगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन मार्च 31 मार्च। कितने बॉन्ड्स का?
200 प्लस 1400 बॉन्ड्स का, क्योंकि 1200 प्लस 200 आपके पास 1400 बॉन्ड्स हैं 31 मार्च को, मालिक आप हो। 100 नॉमिनल वैल्यू है, 9% एंड 6 मंथ का 6/12 मंथ कितना आएगा देखो। That implies to 6300 रुपीज। ये आपकी इंटरेस्ट इनकम आ गई 6300 रुपीज यहाँ पे, ठीक है। दिस इज इंटरेस्ट इनकम कॉलम में जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, ये वाले 1 जुलाई को किया क्या, सोल्ड 500 यूनिट, सोल्ड 500 यूनिट एक्स इंटरेस्ट आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग एट 100 रुपीज। एट 100 रुपीज आपने 500 यूनिट सेल कर दी। कब सेल करी, 1 जुलाई को सेल करी। कब सेल करी, 1 जुलाई को सेल की 500 यूनिट 100 रुपीज के अंदर। कब की डेट है, 1 जुलाई। क्या कर दी, सेल। क्या आएगा, पैसा आएगा आपके पास बैंक अकाउंट। सेल कर दी तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट। कितने बॉन्ड सेल कर दिए, 500। यहां लिखो नंबर ऑफ बॉन्ड कॉलम में 500 बॉन्ड्स आपने सेल कर दिए। अब कॉस्ट में कितना क्रेडिट होगा, बात बताओ। एक्स इंटरेस्ट है, मतलब कि इसके अंदर आपको सारे के सारे पैसे डायरेक्टली मिल जाएंगे। अब एक बात बताओ, 500 इंटू 100 कितनी होती है अमाउंट, दैट इम्प्लाइज टू 50,000 रुपीज। 50,000 रुपीज के सेल कर दिए। अब एक बात बताओ, उसकी कुछ इंटरेस्ट की भी तो इनकम होगी। सर आपने 500 सेल कर दिए तो 500 का जब तक मालिक रहे 500 के, तब तक तो इंटरेस्ट का हक लेके जाओगे ना। या अगर किसी सामने वाले ने परचेज किए थे वो आपको पैसे तो वो भी तो आपको पैसे कंफर्म देगा। कितने मंथ के देगा भैया, 31 मार्च का तो इंटरेस्ट आपको मिल चुका है, लेकिन अप्रैल मई जून 3 मंथ का इंटरेस्ट नहीं मिला, तो 3 मंथ की इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। कितने, क्या इंटरेस्ट मिलेगा आपको इसका, उसका 3 मंथ इंटरेस्ट इनकम ऑन 500 डिवेंचर सोल्ड। एक्स इंटरेस्ट है तो मतलब उसके अंदर उसकी अमाउंट इंक्लूड नहीं होगी। कितने बेचे, 500। 100 नॉमिनल वैल्यू है, रेट कितना है, 9% है। कितने मंथ का मिलेगा, 3/12, 3 मंथ का पोर्शन। $1125 लिखो यहां पे। अब किस चीज का मुद्दा आता है, अब आता है मुद्दा इसका प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने का, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मुद्दा आता है प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने का। ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल वैल्यू कितनी हुई दोस्तों आपकी, नेट के अंदर कितनी सेल वैल्यू थी, 50,000। समझ गए हो ना, समझे। अब क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब मुद्दा क्या होगा, इसने कॉस्ट के लिए क्या बोल दिया, कहता यूज फीफो मेथड, मतलब कि जो हमारे पास पहले होल्डिंग थी, जो हमारे पास पहले होल्डिंग थी वही सेल हो गई, जो हमारे पास पहले होल्डिंग थी वो सेल हो गई। अब इसमें आओ, इस फाइल में आओ। हमारे पास पहले कितने बॉन्ड्स थे, 1200 बॉन्ड्स थे। हमने कितने सेल कर दिए, 500 सेल कर दिए। इसकी कॉस्ट कितनी है, 1,18,000। बहुत सिंपल है, एवरेज नहीं लेना। अब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो, नोट कर लो, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो तब एवरेज माननी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया कि आपको फीफो लगाना है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो आपने पहले बॉन्ड परचेज किए उसको बेच दो। मतलब कि आपने पहले जो 1200 बॉन्ड परचेज किए थे उसमें से आपने 500 बेच दिए। अब एक बात बताओ, अब आपको कॉस्ट निकालनी है इसकी, बहुत सिंपल है। उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है, 1,18,000। देखो अगर 1,18,000 कॉस्ट 1200 बॉन्ड्स की है, अगर 1,18,000 कॉस्ट 1200 बॉन्ड्स की है, तो 500 बॉन्ड्स की कितनी कॉस्ट होगी। देखो सिंपल है ना,
हमें तो कॉस्ट निकालनी है क्योंकि ये फर्स्ट थर्ड मेथड फॉलो हो रहा है। 1,18,000 डिवाइड बाय 1200 इंटू 500 दैट इंप्लाइज टू, ये आ जाएगी 49,167। ये आ जाएगी 49,167। 50,000 माइनस 49,167, ये हो जाएगा प्रॉफिट आपका। ये हो जाएगा प्रॉफिट कितना, 833। और ये प्रॉफिट कहां पे आएगा, यहां पे आ जाएगा। कब प्रॉफिट हुआ, 1 जुलाई को। प्रॉफिट ऑन सेल कितना, 833। ठीक है, डन हो गया जी, डन हो गया सर। चलो अब हुआ क्या, अब दिन आ गया 30 सितंबर का। ये एंट्री कब की है, 1 अक्टूबर की। ये एंट्री कब की है, 1 अक्टूबर की। ये गेम खेल गया आपके साथ, अब गेम खेल गया यहाँ पे। रियली, यस रियली ये गेम खेल गया। अब असली गेम अब स्टार्ट हुई है। अब देखो, इसने कंफ्यूज कर दिया अब आपको। देखो क्या बोलता है, बहुत बढ़िया। पहले तो ये क्या डेट है, 1 अक्टूबर, लेकिन पहले हमको 30 सितंबर का इंटरेस्ट भी तो मिलेगा ना, 30 सितंबर का इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम, सबसे पहले हम बुक करेंगे इंटरेस्ट इनकम 30 सितंबर को। क्या बुक करेगा, इंटरेस्ट। किससे एंट्री आएगी, बैंक से जाएगी। तो एक बात बताओ भैया, हमारे पास टोटल बॉन्ड्स कितने थे, 200 और 1200 और 2 1400 और 500 बेच दिए। मेरे पास रहे कितने बॉन्ड, मैं कितने बॉन्ड्स का मालिक हूं 30 सितंबर की डेट में, 1400 में से 500 गए, 1400 माइनस 500, मेरे पास सिर्फ 900 बॉन्ड है और ये मुझे इंटरेस्ट 6 मंथ का मिलेगा। तो लिखो 900 इंटू 100 पर शेयर की वैल्यू इंटू 9%, 900 इंटू 100 इंटू 9% इंटू 6 डिवाइड बाय 12 डेट इक्वल टू 4050। ये मेरी इंटरेस्ट इनकम हो जाएगी। डेट इक्वल टू 4050 आपकी इंटरेस्ट इनकम हो जाएगी। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, समझ गए। ठीक है, अब किसकी बात आती है, 1 अक्टूबर की। कहता है इसने परचेज किए 150 यूनिट, ही परचेज्ड 150 यूनिट एट 98 रुपीज। कितने पे, कब की बात कर रहा है अभी ये, एक सेकेंड। बड़ा आसान है, यहां पे किसकी बात कर रहा है ये, 1 अक्टूबर की। क्या किया आपने, परचेज किया, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट आपका क्या हो गया, ठीक है, यहां पे आ गया। परचेज किया, क्या परचेज किए, 150 यूनिट आपने 150 बॉन्ड और परचेज कर लिए। कितनी कॉस्ट पे, 98, 150 इंटू 98, 14,700 कॉस्ट कॉलम में जाएगा। अब ये क्या है, कम इंटरेस्ट है, कहता कम इंटरेस्ट में किए। अब एक बात बताओ, लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब पे हुआ था, 30 सितंबर को। 30 सितंबर को हुआ था कि नहीं हुआ था, बिल्कुल सर हुआ था। अब आपने शेयर कब परचेज किए, 1 अक्टूबर को। क्या सामने वाले की बुक्स में कोई इंटरेस्ट एक्रू होगा, क्या जिस बंदे से परचेज करके लेके आए उसकी बुक्स में कुछ इंटरेस्ट एक्रू होगा, सर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 30 सितंबर को इसको इंटरेस्ट मिल चुका होगा, क्योंकि 30 सितंबर को मालिक वो है, आप नहीं हो, आप तो 1 अक्टूबर से हो। गेम खेल गया। यहाँ पे कम इंटरेस्ट अगर ना भी लिखता फर्क नहीं पड़ता, कम लिखता, एक्स लिखता, कुछ ना लिखता, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस डेट पर तो इंटरेस्ट एक्रू होना स्टार्ट होगा। क्योंकि 30 सितंबर और 1 अक्टूबर में कितना फर्क है, फर्क नहीं है ना, क्योंकि 30 सितंबर को तो ऑलरेडी इंटरेस्ट है, आप वो बंदे को मिल चुका होगा। 1 अक्टूबर को क्या कोई ऐसा, हमने क्या बोला था अभी, एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि वो टाइम पीरियड जहां पर इंटरेस्ट अनपेड है। क्या इसमें कोई इंटरेस्ट अनपेड है, नहीं सर, इसमें तो कोई इंटरेस्ट अनपेड ही नहीं है, तो इसका इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं होगा। समझ गए, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। फिर क्या बोलता, 1/11, 1/11 की बात कर रहा है ये, 1/11 की लिखो यहां पे, 1/11, 1 नवंबर। क्या बोलता, सोल्ड 300 यूनिट एक्स इंटरेस्ट, 300 यूनिट बेच दिया आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग, मतलब कि जो आपके पास होल्डिंग थी पहले, इसके अंदर से बेच दिया। तो बैंक अकाउंट लिखो, क्या 300 यूनिट बेच दिया, कितने अमाउंट में बेचा, 300 इंटू 99, एक्स इंटरेस्ट है बेटा, कम नहीं है, 300 इंटू 99 कितने में बेचा,
29,700 में बेच दिया। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर आपने बेच दिया, कब बेचा? 1/11 को कितने यूनिट बेच दिए? 300 यूनिट बेच दिए। लिखो 300 यूनिट बेच दिए, यहाँ पे 300 यूनिट बेच दिए। कब बेचे? 1/11 को। लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब पे हुआ था? सितंबर को। मतलब कि 1 मंथ का इंटरेस्ट आपकी इनकम होगी, क्योंकि सामने वाले को आपको 1 मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आप सेलर हो, जो बायर आपसे सामान परचेज करेगा, जो ये बॉन्ड्स परचेज करेगा, आपको वो 1 मंथ का इंटरेस्ट जरूर देगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट एक्टिव है और आपको बैंक में मिल जाएगा। तो इसका 1 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लो, बहुत ही सिंपल है इसका। इसके तो 1 मंथ की इंटरेस्ट बहुत सिंपल है। कितनी निकलेगी? 300 है, 100 नॉमिनल वैल्यू है, 9% है, इंटू 1/12। क्या बड़ी बात है सर? कोई बड़ी बात नहीं है। कितना आएगा? 225। लिखो 225। अब एक बात बताओ, आपको पता है ना, जब भी इन्वेस्टमेंट सेल होती है, जब भी इन्वेस्टमेंट सेल होती है, हम क्या निकालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। अब एक बात बताओ, हमको क्या निकालना है? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या सेल किया? 300 बॉन्ड ना। सेल वैल्यू कितनी है? ये आ गई 29,700। कॉस्ट कितनी होगी भैया? ऑब्वियस सी बात है, कॉस्ट किसमें बेचा? जो आपकी ओरिजिनल होल्डिंग है, जो आपकी ओरिजिनल होल्डिंग है, उसने किया क्या? वहां से बेचा। अब एक बात बताओ भाई, क्या बात बताऊं? पहले कितनी थी यूनिट? 1200। ये दिस इज योर ओरिजिनल होल्डिंग। 1200 में से 500 सेल कर दी। 1200 में से 500 सेल कर दी, तो बची कितनी? 700। अब 700 में से ये सेल करेगा कितनी? 300। तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? बहुत सिंपल है बॉस, बहुत सिंपल है। कैसे? देखो, 1,18,000 ये क्या है? टोटल है। 1,18,000 कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट है। आपको पता है, उससे पहले भी हम इसमें से माइनस करके आ चुके हैं। क्या? कितनी कॉस्ट? 49,167 आए कि नहीं करके आए? बिल्कुल। लिखो 49,167। ये कॉस्ट है कितने की? 1,18,000 पहले थी, माइनस कर दिया 49,167, क्योंकि वो 500 बॉन्ड्स की कॉस्ट थी। तो 1200 में से 500 माइनस कर दिए, तो कितने बचे? 700। तो मतलब ये जो टोटल कॉस्ट है 1,18,000 माइनस 49,167, ये 700 बॉन्ड की कॉस्ट है। इनटू हमको कितने बॉन्ड की चाहिए? 300 बॉन्ड की चाहिए। करो, आ जाएगी। समझ गए ना? 1,18,000 माइनस 49,167, मतलब अब जो ये कॉस्ट आ रही है, ये कितने बॉन्ड की है? 700 की। सो 700 से इसको करो डिवाइड एंड 300 से इसको करो मल्टीप्लाई, तो ये आ रही है 29,400, ये आ रही है 29,500, ये आ रही है 29,500। मतलब कि 29,700 सेलिंग अमाउंट है, 29,500 कॉस्ट अमाउंट है। तो प्रॉफिट कितना आ गया? प्रॉफिट आ गया 200 रुपया। कितना? 200। लिखो यहां पे प्रॉफिट। कब? 1 नवंबर को। प्रॉफिट ऑन सेल कितना? 200। ठीक है, आगे। बस खत्म सर, खत्म। अब भाई एक बात बताओ, अब आपके अकाउंट्स कब बंद हो रहे हैं? 31 दिसंबर को अकाउंट्स बंद हो रहे हैं, 31 दिसंबर को। अब 31 दिसंबर का दिन आ गया। यहाँ पे क्या आएगा? बैलेंस सीड बीडी क्लोजिंग बैलेंस। कितने बॉन्ड्स बचे आपके पास? कितने बॉन्ड्स बचे? सर मेरे पास टोटल बॉन्ड्स कितने हैं? 1200 प्लस 200 प्लस 150। 1200 प्लस 200
प्लस 150, कितने 1550, 500 पहले बेच दिए, 300 फिर बेच दिए, कितने बचे 750 बॉन्ड्स बचे हैं मेरे पास, सिर्फ 750 बॉन्ड्स बचे हैं। अरे 750 बॉन्ड्स का एक्यूरेट इंटरेस्ट भी तो आएगा, 750 बॉन्ड्स का एक्यूरेट इंटरेस्ट भी तो आएगा, डेफिनेटली आएगा। कितने मंथ का आएगा, 3 मंथ का आएगा सर, 3 मंथ का आएगा। क्यों? क्योंकि उसे लास्ट इंटरेस्ट कब मिला, 30 सितंबर को मिला, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ का आएगा। तो लिखो यहाँ पे कैसे आएगा, 750 कैसे, 750 इंटू 750 इंटू 100 इंटू 9% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, दैट इज इक्वल टू 1687.5, 1687.5। ठीक है। अब सर हमारी कैरिंग कॉस्ट, अब जो हमारी 750 की यहाँ पे कितनी कॉस्ट आएगी, बहुत ही सिंपल है। 750 की कितनी कॉस्ट आएगी, बहुत सिंपल है। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कॉस्ट ऑफ, ये देखो कैसे निकलेगी, देखो आपके पास 1200 थे, 1200 थे, क्योंकि ये हम क्या कर रहे हैं, फीफो बेसिस कर रहे हैं। अगर ये एवरेज बेस होता, अगर ये एवरेज बेसिस होता तब अलग, तब इसका आंसर अलग निकलता, क्योंकि हमें फिर एवरेज एवरेज निकालनी पड़ती, फिर हमें एवरेज एवरेज करके ही कॉस्ट निकालनी पड़ती। समझ गए चीज को? ये फीफो बेस है, फीफो बेस है। तो एक बात बताओ, 1,18,000 कॉस्ट थी इसकी, कितने बॉन्ड्स की, 1200 बॉन्ड्स की, उसमें से 500 बिक गए और बिक गए कितने, 300 और बिक गए। एग्रीड और नॉट? यस सर, 100% एग्री। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो बताओ कॉस्ट ऑफ कितने बॉन्ड, कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग कितनी थी भैया, 1,18,000 थी, जिसमें से आपकी कितनी कॉस्ट माइनस हो गई, यहां पे कितनी कॉस्ट कम हो गई, 29,500, और यहां कितनी कम हो गई, 49,167, जो पहले 500 बेच के आए थे। कितनी आएगी देखो, 39,333। उसके बाद क्या परचेज किया था भाई, 200 किए, कितनी कॉस्ट है, 19,600। फिर कितने परचेज किए, 150, कितनी कॉस्ट है, 14,700। लिखो फिर कॉस्ट ऑफ न्यू परचेज, क्योंकि ये फीफो फीफो चल रहा है, इसलिए हमको ऐसे करना पड़ रहा है। 200 बॉन्ड्स कितनी थी, 19,600, कितने थे, 19,600। उसके बाद फिर क्या परचेज किया, फिर परचेज किए 150, ये वाले 150 परचेज किए 14,700 के। कॉस्ट ऑफ अगेन परचेज 150 बॉन्ड्स, तो क्या कॉस्ट होगी टोटल, देखो बस खत्म, 39,333 प्लस 19,600 प्लस 14,700, डेट इंप्लाइज टू 73,633, डेट इज 73,633, यहाँ आ जाएगी 73,633, हम जो निकाल के आए हैं। वैसे अगर बैलेंसिंग फिगर भी करते तब भी सेम आ जाती, बैलेंसिंग फिगर भी करते तब भी सेम आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको कैलकुलेट करके दिखानी है कि इतनी कॉस्ट है। ठीक है। अब आएगा यहाँ पे 31 दिसंबर क्या
बैलेंस सीडी जो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया। टोटल करो, अब देखो यहां का टोटल करो, ये जो इंटरेस्ट इनकम है इसका टोटल करो, कितनी है 6300। अच्छा रहे ना, अच्छा लग रहा है ना। फिर 1125, फिर 4050, फिर 225, फिर 1687.5, कितना 1338.5। अब इसमें से माइनस करो, क्या माइनस करो 2700, 750, कितना आया है बैलेंसिंग फिगर, ये आ गया भैया 9937.5। ये कहां जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, 9937.5। अब इनका टोटल कर लो, इसका कॉस्ट का 1,18,000 प्लस 19,600 प्लस 833 प्लस 14,700 प्लस 200, इट इंप्लाइज टू 153333। अब इसका टोटल करो, दोनों का सेम आएगा, 100% सेम आएगा। 50,000 प्लस 29,700 प्लस 73633, दैट इंप्लाइज टू 153333। समझ गए ना, बिल्कुल सर। अब इसका आंसर देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क है, खुद से सोल्व करना, फिर आंसर देख लेना। नहीं हुआ तो मेरे से मैसेज कर लेना, होमवर्क करना सोल्व खुद से, ठीक है। चलो ये देखिए बॉस, 9938 हमारी कितनी आ रही है 9937.5, अप्रोक्स 0.5 का फर्क है बस। देखिए अब हर चीज सेम मिल रही होगी आपको, हर चीज सेम मिल रही होगी आपको, कोई भी चीज गलत नहीं मिल रही, क्योंकि हमने कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन को सॉल्व किया, हमने हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली सॉल्व किया भाई, हमने हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली सॉल्व किया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये इसका पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, देखो ये देखो, ये पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट है और इसके इतने सारे वर्किंग नोट दिए हुए हैं। देखो ये देखो 7363 वर्किंग नोट, आपको बड़े आराम से समझाया इस क्वेश्चन को प्रॉपर को, तो समझ गए। तो अब देखो एक सेकेंड, तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है। एंड हमारा जो इंटरेस्ट वाला था वो खत्म हो चुका है। हमारा जो प्रॉपर का इंटरेस्ट वाला जो हमारा है पोर्शन, कि हमने इंटरेस्ट को ऐसे एलोकेट करना है, हमने इसको ऐसे करना है, हमने प्रॉपर करना है, खत्म हो गया। अब अगले लेक्चर में, जो कल का लेक्चर अपलोड होगा, उसमें हम कौन सा पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे डिविडेंड वाला, कौन सा वेरिएबल वाला, कि हमको कैसे वेरिएबल को करना है, हमको कैसे वेरिएबल्स को करना है। और मैक्सिमम 2 लेक्चर्स में आपका ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स कंप्लीट हो जाएगा। ये था लेक्चर नंबर 16, लेक्चर नंबर 18 तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बड़े आराम से। आज 1 तारीख है, 1 अप्रैल, 3 अप्रैल को आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, पीछे नहीं हटोगे, आपसे सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बहुत आसान है, समझ गए ना, डन, बहुत बढ़िया। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, होपफुली टेक केयर, बाय बाय, आपका दोस्त CA KJ, बाय।